गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अर्थ प्रेशर थ्योरी पर डील करेंगे। पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो वहाँ पे हमने बेसिक आपको बताया था कि रेस्ट कंडीशन क्या होती है, एक्टिव कंडीशन क्या होता है, पैसिव कंडीशन क्या होता है, उसके बारे में डील किया था। आज एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बारे में हम लोग डील करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन ने इस थ्योरी को दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया रैंकाइन थ्योरी। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डील करेंगे। आज का जो टॉपिक निकल के आ रहा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है, पिछला जो टॉपिक पढ़ा है वो भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से हमको यहाँ पे डील करना है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें कुछ केसेस हैं। एक तो रैंकाइन थ्योरी है, रैंकाइन थ्योरी में भी केसेस हैं। एक तो कोहेशनलेस सॉइल होती है, एक कोहेसिव सॉइल होती है। तो आज का जो डीलिंग है अभी कुछ लेक्चर्स में, एक दो लेक्चर्स में आपको कोहेशनलेस सॉइल पे हम लोग डील करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे कोहेसिव सॉइल पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोहेशनलेस सॉइल से। चलो, तो रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी। रैंकाइन अर्थ प्रेशर, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी। रैंकाइन ने दिया था इसलिए इसका नाम पड़ गया रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि इसकी जो एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस हमको माननी पड़ती हैं। दिस इज एजम्पशंस। तो फर्स्ट है इसका हेडिंग, दिस इज एजम्पशंस। एजम्पशंस हम क्यों मानते हैं? एजम्पशंस हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा जो एनालिसिस होता है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एजम्पशंस क्यों मानते हो? हर जगह जहाँ पे भी जाओगे, चाहे सोम पढ़ लो, चाहे एफएम पढ़ लो, चाहे स्टील पढ़ लो, चाहे आरसीसी पढ़ लो, एजम्पशंस को जो भी माना जाता है उसका कारण ये होता है कि एक्चुअल में फील्ड कंडीशन आपकी ऐसी नहीं होती है, बट उस एक्चुअल में जो भी फील्ड पे कंडीशन होती है, बट वो सारी चीज़ें अगर आप डील करने लग जाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सारी कंडीशनें जो फील्ड पे होती हैं उन सारी कंडीशंस को लेके चलोगे और सारी प्रॉब्लम्स को, सारे जो पॉइंट्स होते हैं, सारी जो एजम्पशन, जो भी पॉइंट आप उसमें एनालिसिस में लेते हो, अगर उन सारे पॉइंट्स को आप डिटेल में जा करके उनको एनालिसिस करोगे तो उनको अगर रियल मान के चलोगे आप, जैसे वहाँ फील्ड पे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे ऐसा समझा देता हूँ, जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सॉइल एक्चुअली में आप बताओ फील्ड पे क्या आइसोट्रोपिक होती है, क्या होमोजीनियस होती है? हर परत के बाद कुछ उसकी परत चेंज हो जाती है, हर परत दूसरी डेंसिटी अलग हो जाती है, बट हम लोग उसको क्या मान के चलते हैं? हम लोग मान के चलते हैं कि भैया ये होमोजीनियस होगी, आइसोट्रोपिक होगी, बट एक्चुअल में फील्ड पे ऐसा नहीं होता है। बट अगर मेरे को इसको डेराइव करना है तो मैं मान के चलूँगा कि सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अगर नहीं मानता तो वो थ्योरी अभी तक डेवलप ना हो पाती, अब हम वहीं पर रहते, अभी तक सॉइल का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो एजम्पशंस मान के हम लोग, थोड़ा बहुत एरर आती है अपने सोल्यूशन में, बट हम फर्दर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। ओके, चल, तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है इसको हम जो डील कर रहे हैं, तो मैं एक एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके निकल के आए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं रेफर कर रहा हूँ, दिस इज द सॉइल इज होमोजीनियस। ये हर जगह लग जाता है, सॉइल इज होमोजीनियस, सॉइल इज होमोजीनियस कॉमा आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। अब होमोजीनियस का मतलब समझना, केमिकल कंपोजिशन हर जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा बॉडी, इस मॉलिक्यूल का, अगर मेरी प्रोटीन यहाँ, जिस होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सपोज दैट मेरी बॉडी होमोजीनियस है। कैसे? सपोज दैट कि अगर मेरी बॉडी में प्रोटीन यहाँ पे है तो सेम प्रोटीन यहाँ पे भी होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस, दिस इज कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए? सेम। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, वो आपका हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑल डायरेक्शन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सपोज दैट ये एक पॉइंट है, इलास्टिक प्रॉपर्टी सपोज दैट E1 है, तो इधर भी E1 होना चाहिए, इधर भी E1 होना चाहिए, इधर भी E1 होना चाहिए, इधर भी E1 होना चाहिए।
तो हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दैट्स इज आइसोट्रोपिक। ठीक, नेक्स्ट है सेमी इनफाइनाइट। देखिए सेमी इनफाइनाइट का मतलब मैं लिख देता हूँ, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है मैं बता देता हूँ, एरिया इज इनफाइनाइट बट डेप्थ इज फाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब लिख देता हूँ, एरिया इज इनफाइनाइट बट डेप्थ इज फाइनाइट। डेप्थ इज फाइनाइट, डेप्थ क्या होना चाहिए, फाइनाइट। तो इस चीज का मतलब है सेमी इनफाइनाइट। सेमी का मतलब होता है अर्ध, अर्ध का मतलब यहाँ पे समझ गए होगे, एरिया इनफाइनाइट बोल दो, डेप्थ को जिस डायरेक्शन में डेप्थ है उधर क्या करो, फिक्स करो। तो मेरा जो एनालिसिस है उसमें ये बताना चाहते हैं। तो हर एक चीज का मतलब होता है, मैं उस एक एक प्रॉपर्टी को भी आपको बताऊंगा कि व्हाट इज मीन्स बाय आइसोट्रोपिक। तो ये होता है आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस क्या होता है देखना, सपोज दैट E1 E2 E3 ऐसे कोई प्रॉपर्टी होती है। सेम प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे किसी दूसरे पॉइंट पे भी जाओ तो फर्दर ये क्या होना चाहिए, E1 E2 E3 E4, दूसरे पॉइंट पे भी ऐसे ही डायरेक्शन होना चाहिए, E1 E2 E3 का होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। अब सोम डील करेंगे तो अच्छे से बताएंगे। तो दिस इज कॉल्ड सेमी इनफाइनाइट। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब समझ रहे हो, हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। इलास्टिक, ड्राई एंड कोहेशनलेस, ड्राई एंड कोहेशनलेस, कोहेशनलेस, ड्राई एंड कोहेशनलेस। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में सीधे मिलेगा। रैंकाइन थ्योरी इज वैलिड फॉर कोहेसिव सॉइल, कोहेशनलेस सॉइल। तो किसके लिए वैलिड है, ड्राई एंड कोहेशनलेस सॉइल होना चाहिए। अब इलास्टिक का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड, साइड में मैंने लिख दिया, आपको याद होना चाहिए। कोहेशनलेस का मतलब है, जैसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जैसे ग्रेवल एंड सैंड, तो इसके लिए वैलिड है। नॉट फॉर क्ले। तो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। देखो एजम्पशंस मैंने जरूर लिखा है बट सीधे रटाया नहीं आपको, हर एक चीज पॉइंट जा करके मैंने डीप में आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, चल दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है द ग्राउंड सरफेस इज प्लेनर, द ग्राउंड सरफेस is planar, the ground surface is planar, okay, which may be horizontal, which may be horizontal, which may be horizontal, which may be horizontal or inclined, which may be horizontal or inclined. Okay, third point, the face of the wall, the face, ये जितनी भी एजम्पशन बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। द फेस ऑफ, चाहे IES का हो, चाहे आपका SSC JEE हो, चाहे गेट हो, द फेस ऑफ द वॉल, द फेस ऑफ द वॉल, द फेस ऑफ द वॉल in contact with, in contact with, in contact with backfill is, backfill is, backfill is vertical and smooth, vertical and smooth। अंडरलाइन करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो जो फेस ऑफ द वॉल है ना, अभी वॉल बना के दिखाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ये है रिटेनिंग वॉल, दिस इज रिटेनिंग वॉल। इस रिटेनिंग वॉल का अगर मैं बात करूँ, ये बैकफिल है, ये कुछ भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इस पॉइंट को मैंने मेंशन भी किया है, देख सकते हो, विच में भी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं, आपको ऑप्शन में बना के देगा कि रैंकाइन थ्योरी इज वैलिड फॉर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, बोथ। तो क्या हो सकता है, बोथ भी हो सकता है। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, बैकफिल इज हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल एंड स्मूथ। तो यहाँ पे जो ये वाल है ना, दिस वाल, ये जो वाल है ना, ये वाला, ये बैकफिल आपका है,
ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि जो वाल है ये वर्टिकल और स्मूथ होनी चाहिए। दिस वाल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाल जो है वर्टिकल। अब इसका स्मूथ का मतलब पता है, फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड। तो स्मूथ का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि वाल स्मूथ है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन बिटवीन वाल एंड द सॉइल या बैकफिल इज निगलेक्टेड, ये मतलब होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ के बताता है, बट एक्चुअली में क्या प्रैक्टिकली ऐसा होगा? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अगर आप फ्रिक्शन को भी लेके चल जाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको निकालने पड़ जाएंगे और थ्योरी आपकी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इस वजह से क्या किया जाता है, एजम्पशंस माना जाता है, क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो इसमें एक और फोर्स लेके चलना पड़ेगा, तो थ्योरी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसको आसान बनाने के लिए फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड, इसके लिए क्या बोल दिया, स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ का मतलब है फ्रिक्शन बिटवीन वाल एंड बैकफिल इज निगलेक्टेड। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एकदम क्लियर कट आपको सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ओके, थर्ड पॉइंट डिस्कस हो गया। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पे सॉइल इज इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। सॉइल is in the state of plastic equilibrium in passive and active earth pressure, in passive and active earth pressure condition, अर्थ प्रेशर कंडीशन। अब इस पॉइंट का मतलब देखो क्या होता है, कह रहा है कि सॉइल इज इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। अब प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, प्लास्टिक का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो सॉइल है इसका क्या मान के चलते हैं हम लोग, है प्लास्टिक फेल्योर मानते हैं। सॉइल इसमें क्या है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन इसका क्या हो चुका है, अकर हो चुका है। तो दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। मतलब सॉइल इस समय उसकी जो इलास्टिक स्टेट में नहीं है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में। तो सॉइल इज इन द स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इन पैसिव एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो जब पैसिव प्रेशर और एक्टिव लगेगा तो हम मान के चलते हैं कि सॉइल जो है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका है। तो प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, लिख देता हूँ, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट, द रप्चर सरफेस इज प्लेनर, रप्चर सरफेस is planar, the rupture surface is planar, the rupture surface is planar surface, rupture surface is planar surface which is obtained by considering क्या कंसीडर करते हैं, बाय कंसीडरिंग द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम ऑफ सॉइल, द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम ऑफ सॉइल। इस पॉइंट का मतलब क्या, देख लो एक बार। इस पॉइंट का मतलब समझो, द रप्चर सरफेस इज प्लेनर, सरफेस
ओके, विच इज ऑब्टेन्ड बाई कंसिडरिंग द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। तो जो रप्चर सरफेस हमारा निकल के आएगा, जो भी फेल्योर होगा, जैसे हमारा रप्चर सरफेस इस तरीके से निकल के आता था, तो ये जो सरफेस होगा दिस इज कॉल्ड रप्चर सरफेस, रप्चर सरफेस। तो ये कैसा नेचर होगा इसका? प्लेनर होगा। कैसा होगा? प्लेनर, प्लेनर। तो ये प्लेनर सरफेस होगा। कैसे होगा प्लेनर? एक्चुअली फेल्योर होता है तो हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये सरफेस जो आपका निकल के आएगा प्लेन सरफेस निकल के आएगा, ठीक है, प्लेन होगा। ओके, चल, तो ये पॉइंट आपका हो जाता है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक मिनट वेट, दूसरा पॉइंट मैं मेंशन करता हूं जो इसका निकल के आता है। ये तो मेंशन कर दिया मैंने, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वाला, ये तो छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट है 6, ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन मटेरियल इज निगलेक्टेड। तो वो पॉइंट मैंने वहीं पे मेंशन कर दिया, स्मूथ के पास में ही। नेक्स्ट है द फेल्योर ऑफ द रिटेन मटेरियल, द फेल्योर ऑफ द, और आपके एसएससी में से अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव आए हैं, द फेल्योर ऑफ द retained material, retained material takes place along a plane is called rupture plane, रप्चर प्लेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड रप्चर प्लेन। तो जो फेल्योर ऑफ द रिटेन मटेरियल होगा टेक्स प्लेस अलोंग अ प्लेन इज कॉल्ड रप्चर प्लेन। तो मैंने आपको डायग्राम में भी बना के यहाँ पे दिखा दिया था, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, वर्टिकल एंड स्मूथ को थोड़ा सा मैं साइड से लिख दूंगा ताकि इसको समझा सकूँ आपको, ठीक है। चल देखो यहाँ पे, ये है आपका फेल्योर प्लेन, इसको बोलते हैं रप्चर प्लेन। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, इसको एक काम करो, इसको एरो बना के लिख देते हैं। दिस इज एरो, दिस इज स्मूथ वर्टिकल, वर्टिकल एंड स्मूथ। ये वाल कैसा मानोगे? दिस इज वर्टिकल, वर्टिकल एंड स्मूथ। और ये क्या है? मान लो एक्टिव कंडीशन है, सॉइल इधर की तरफ फेल करेगा, जब इधर की तरफ फेल करेगा तो ये सॉइल मास नीचे की तरफ गिरता है, पहले भी बना चुका हूँ। शियर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, तो ये सॉइल मास नीचे आ रहा है, ओके। एलिमेंट बना के भी बताया था, सिग्मा 1, सिग्मा 1, सिग्मा 3 वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल था, सिग्मा एच, दिस इज सिग्मा एच, या हॉरिजॉन्टल बोल दो, दिस इज सिग्मा वर्टिकल, ओके। तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रप्चर प्लेन, रप्चर प्लेन, ओके। ये प्लेन होता है इसलिए इसका नाम पड़ता है प्लेन। और रप्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अलॉन्ग फेल्योर होता है, दिस इज कॉल्ड रप्चर प्लेन और फेल्योर प्लेन। इसका दूसरा नाम होता है फेल्योर प्लेन। तो मैंने बताया था एक्टिव के केस में ये एंगल भी बताया था आपको फेल्योर का, कितना आया था? 45 + 5/2। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ इस एंगल को, सपोज दैट 45 + 5/2। तो ये एंगल आपका निकल के आता, सपोज दैट है थीटा मान लेता हूँ, तो दिस इज थीटा एफ, फेल्योर का एंगल मानता हूँ, दिस इज थीटा एफ। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की क्योंकि डायग्राम आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इन एजम्पशंस को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो, बिकॉज चाहे वो किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम हो, इन एजम्पशंस से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, अभी 2019 के पेपर में पूछ लिया, IES में ये वाला पूछा है, ठीक है, 2020 में भी पूछ लिया है, SSC JEE ने भी पूछ लिया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार समझ लो अच्छे से, रटना नहीं है, क्योंकि देखो सबसे अच्छा प्रैक्टिकली सोचना। अगर मैं फ्रिक्शन मान लूँगा तो मेरी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? अगर मैं फ्रिक्शन मान लेता हूँ
तो मेरे को क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? देखो फ्रिक्शन मानोगे ना तो यहाँ पे आपको एक फ्रिक्शनल फोर्स लेना पड़ेगा। बट आप बताओ कि रैंकाइन थ्योरी में कहीं पे भी फ्रिक्शन की बात किया है? कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन का फार्मूला निकल के आया? कहीं नहीं निकल के आया। इसका मतलब उसने निगलेक्ट किया होगा। जब निगलेक्ट किया होगा तभी जा करके हमें कहीं नहीं दिख रहा है। अगर माना होता तो हमें दिखा होता कहीं पे। तो कॉमन सेंस से भी आंसर निकाल लिया करो यार कि फ्रिक्शन को उसने क्या किया? निगलेक्ट किया। इसका मतलब है कि वो स्मूथ मानेगा। ओके, स्मूथ वाल को मानेगा, स्मूथ एंड वर्टिकल। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा वर्टिकल एंड रफ, वर्टिकल एंड स्मूथ, फिर बोलेगा इंक्लाइंड एंड स्मूथ। तो ये वाली वाल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाली वाल हमेशा वर्टिकल माननी पड़ती है, स्मूथ माननी पड़ती है। ये वाला जो सरचार्ज है ये इंक्लाइंड भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो दोनों बातों का मतलब समझ जाना अच्छे से, क्या पूछा है। ऐसा मत कर देना सरचार्ज को इंक्लाइंड है और इसको आप इंक्लाइंड मान लेना। तो एग्जाम में अपना दिमाग खोल के रखना एकदम से, ठीक है। चलो ये सारी बातें बनानी, अब आप इसको पहले तो लिख लो, फिर मैं आगे आज डील करने वाला नेक्स्ट टॉपिक को जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम डील करेंगे और बड़ा आसान होगा, ठीक है। चल प्लीज़ कॉपी दिस। चलो एजम्पशंस की तो मैंने बात कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे, इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। चलो डिस्कस करें आगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आज जो पढ़ा रहे हैं ना, पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पता है आज ही जो है क्लियर हो जाएंगे। बाकी आगे भी थ्योरी हम लोग डील करेंगे, ऐसा नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। और वो थ्योरी अगर आप यहाँ पे एक बार आपको सिखा देंगे तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, कुछ ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक फंडे आपको लगाने हैं। नेक्स्ट पार्ट आप डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अपना एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, पैसिव कैसे निकलेगा, सबके बारे में डील करते हैं। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा आता है, दिस इज द चलो हमने यहाँ पे जंक्शंस को डील कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एक्टिव स्टेज और पैसिव स्टेज के बारे में अच्छे से यहाँ पे डील करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फॉर कोहेशनलेस सॉइल। रैंकाइन की बात करें, रैंकाइन ने दिया तो उसी के आगे आपको ये चीज़ें डील करना है। तो एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 3 C5 सॉइल के लिए। तो फॉर आ C5 सॉइल इक्वेशन इज गिवन बाय, इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है। इक्वेशन इज गिवन बाय, कौन सी इक्वेशन थी एक बार रिकॉल करो फर्दर। दिस इज सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ओके, चल ये एक जनरल इक्वेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है। अच्छा आप बताओ, हम लोग जो डील कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रैंकाइन थ्योरी,
according to Rankine theory, we are dealing with cohesionless soil. Cohesionless soil means sandy soil, gravelly soil. Cohesionless means C is equal to 0. ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सैंड सॉइल हो सकती है, सैंडी हो सकती है, ग्रेवल हो सकता है, इसके केस में आपका वैलिड है। ये कहानी आपको बता दी। चल जरा सी इस इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमने एजम्पशंस मानी थी क्या कि हम कोहेशनलेस के लिए डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे रैंकाइन थ्योरी के लिए सी की वैल्यू क्या करो, 0 पुट करो। तो देखो क्या हो जाए, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2 इंटू 0 इंटू tan 45 प्लस 5/2। ये टर्म 0 हो गया, तो निकल के आएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। एक जनरल इक्वेशन आपके पास ये आ गई कि रैंकाइन में ये थ्योरी हुई। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्टिव स्टेज और पैसिव स्टेज। ठीक, चल तो पहला स्टेज आता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव स्टेज और एक्टिव अर्थ प्रेशर और एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। एक्टिव स्टेज बोल दो, एक्टिव अर्थ प्रेशर बोल दो। आपके इस पे 5 बार एसएससी जेईई ने क्वेश्चन पूछ रखा है और इसको हम डेराइव भी करने वाले हैं। चल सपोज दैट, मैं फिर से एक बार एक आपको डायग्राम बना देता हूँ, परेशान नहीं होना है। सपोज दैट कि ये रिटेनिंग वॉल है, दिस इज द रिटेनिंग वॉल। ये आप एक रिटेनिंग वॉल है, ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज कॉल्ड GL, दिस इज ग्राउंड लेवल। ओके, ये आपका यहाँ पे बैकफिल भरा हुआ है, दिस इज बैकफिल, दिस इज बैकफिल। इसकी हाइट h मान लेता हूँ, दिस इज हाइट h। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फोकस करिए। एक्टिव कंडीशन है तो वॉल क्या करेगी, अवे फ्रॉम द बैकफिल जाएगी, तो दिस इज द बैकफिल। कुछ फेल्योर ऐसा आया था इसका, तो दिस इज बैकफिल। वॉल जो मूव करेगी कुछ इस तरीके से, दिस इज द वॉल मूवमेंट। कुछ ऐसे डॉट डॉट बना लो समझने के लिए, ऐसे ही करके, ठीक है। ये वॉल आपका मूवमेंट दिखा रहा हूँ मैं इस तरीके से, दिस इज द वॉल मूवमेंट। एक्टिव कंडीशन है ना, तो ऐसे दिखा देते हैं एरो से, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा H का मूवमेंट आपका होता है, ठीक है। या एरो बना के दिखा देता हूँ, दिस इज अवे फ्रॉम द बैकफिल, यहाँ पे लिख देता हूँ अवे फ्रॉम द बैकफिल, अवे फ्रॉम द बैकफिल। चल अवे फ्रॉम द बैकफिल हो गया, तो आपको सबसे देखो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो ये हो जाता है कि कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेजर है, कौन सी माइनर स्ट्रेसेस है। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ, सपोज दैट एक एलिमेंट मैं ड्रा कर रहा हूँ। आप बताओ, जब एक्टिव कंडीशन होगी ना, तो यहाँ पे जो कन्फाइनिंग प्रेशर सॉइल का लग रहा था वो अब कम हो जाएगा। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो मेजर वैल्यू आएगी ये वर्टिकल वाली आएगी, सिग्मा V, और ये है आपकी सिग्मा H, दिस इज कॉल्ड सिग्मा H हॉरिजॉन्टल, दिस इज सिग्मा H। इसकी वैल्यू लिखोगे सिग्मा 3, और इस समय जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, मैं सारे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये वर्टिकल में जो वैल्यू आएगी इसको लिख पाएंगे सिग्मा 1 के बराबर। तो फॉर एक्टिव कंडीशन, फॉर एक्टिव स्टेज पहले भी समझा चुका हूँ, फर्दर मैंने समझा दिया।
हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वॉल रिटेनिंग वॉल आपकी इधर मूव की, अवे फ्रॉम द सॉइल मास हुआ, बैकफिल हुआ, तो होता क्या है कि ऊपर से सॉइल मास का जो वेट लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो लग ही रहा था, वॉल चाहे इधर मूव करे चाहे उधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सॉइल मास जो रिटेनिंग वॉल है, जैसे ही इस बैकफिल से कांटेक्ट छूटेगा इसका, जैसे ही बैकफिल से इसका कांटेक्ट छूटेगा तो यहाँ की सॉइल लूज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग कोहेशनलेस पढ़ रहे हैं, और कोहेशनलेस पढ़ रहे हैं तो सॉइल बिखरेगी, सैंड है तो बिखरेगी, तो सैंड यहाँ से क्या होगी, छूट के नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में अब क्या होगा, प्रेशर जो लग रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो सिग्मा 3 था वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, सिग्मा वी को हम लिख सकते हैं वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक्चुअली हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करते हैं, इसलिए कहीं पे भी शियर को नहीं दिखाते हैं, कहीं पे भी शियर को डील नहीं करते, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस क्या होती है, जीरो होती है, सो में पढ़ाया गया होगा। इसी वजह से यहाँ पे हम सिर्फ क्या बात करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में डील करते हैं। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, देखिए बेसिक फंडा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों डील कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। ओके, दिस इज नेक्स्ट है सिग्मा एच इजकल टू सिग्मा 3, दिस इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये कहानी मैंने आपको बता दी, आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक, नेक्स्ट डील करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट कहानी आपकी है, अभी एक्टिव की बात करते हैं, बाद में पैसिव की बात करते हैं। इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर, इसको 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 क्या है, सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। क्लियर? ओके, सिग्मा 1 की जगह पे क्या रखोगे, दिस इज सिग्मा वर्टिकल, सिग्मा 3 की जगह पे लिखोगे सिग्मा एच, दिस इज tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। और कोफिशिएंट को आपको समझा, जो भी अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होता है किसी भी कंडीशन में हो सकता है, दिस इज सिग्मा एच अपान सिग्मा, यही पढ़ाया गया था आपको। अब कन्फ्यूजन बच्चों को ये रहता है, यार सर ऊपर वर्टिकल रखें कि नीचे हॉरिजॉन्टल रखें, क्या रखें, ये कन्फ्यूजन रहता है। कोफिशिएंट डिसाइड जानते हो कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, बुक में दिखाई नहीं पड़ेगी आपको, कि सर k इजकल टू सिग्मा एच लिखें अपान सिग्मा वी लिखें, कि सिग्मा वी अपान सिग्मा एच लिखें, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, अक्सर लोगों को रहता है। इसके लिए एक सबसे अच्छा आइडिया देता हूँ, आप बताओ, जैसे ही रिटेनिंग वाल यहाँ से कांटेक्ट छोड़ेगा, रिटेनिंग वाल यहाँ से इधर मूव करेगा, तो जो भी प्रेशर में ज़्यादा चेंज कहाँ दिखाई पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर आपको जो चेंज दिखाई पड़ेगा ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है। इस वजह से ही हम लोग, क्योंकि इसका कांटेक्ट जो है, ये वाला जो सॉइल मास है यहाँ का, यही सबसे पहले कांटेक्ट छूटेगा, ऊपर वाली सॉइल को, नीचे वाली को दिक्कत नहीं होगी इतनी जल्दी, दिक्कत किसको होगी, जो साइड में इसके पड़ोस में होगी, और ये किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसीलिए कोफिशिएंट के जो लिखा जाता है वो सिग्मा एच अपान सिग्मा वी लिखा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आपकी कन्फाइनिंग प्रेशर क्या होती, कम होती। इस वजह से हमेशा जो रेशियो लिखा जाता है वो सिग्मा एच अपान क्या लिखा जाता है, सिग्मा वी लिखा जाता है। तो आप नहीं भूलोगे कि कैसे सिग्मा एच लिखें कि सिग्मा वी लिखें, तो ये बात तो क्लियर हो गई। ओके, चलो अब हम लोग कौन सी स्टेज पढ़ रहे हैं, एक्टिव, तो ये जो कोफिशिएंट आएगा वो एक्टिव ही लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, बताओ आपको एक काम करना है, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, दिस इज सिग्मा वी डिवाइड बाय सिग्मा एच, दिस इज tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ओके, इसको चेंज करो, इसको करो सिग्मा एच अपान सिग्मा वी इजकल टू, ये हो जाएगा आपका, दिस इज कॉट स्क्वायर, या इसको 1 अपान कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को चेंज कर दिया, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा एच ऊपर कर दिया, सिग्मा वी नीचे कर दिया, तो ये क्या आएगा, दिस इज 1 अपान, दोनों काम कर सकते हो, 1 अपान tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये लिखा जा सकता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैथमेटिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाती हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा एच को लिखा जा सकता है, दिस इज के ए। एक्चुअली हम एक्टिव को डील कर रहे हैं, एक्टिव कंडीशन में डील कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट आएगा के ए। अच्छा,
ये 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, तो ये ऊपर जाएगा कॉट स्क्वायर 45 + 5/2। ठीक, अब एक काम और करते हैं, इस कॉट को चेंज कर लेते हैं 90 - थीटा में चेंज कर लेते हैं। तो इसको देखो यहाँ पे कॉट लिखा है तो मैं इसको ये लिखूंगा, तो आप बताइए गलत है या सही है। दिस इज कॉट या tan 90 - 45 प्लस दिस इज tan, या एक काम ऐसा कर सकते हो, cot 45 है ना, तो tan 90 - समथिंग करके ऐसे भी डील कर सकते हो, या इसको cot चलो इसी को लिख के देखते हैं। tan 90 - थीटा क्या होता है, दिस इज cot थीटा। ठीक है, इसका करो स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, अगर इसको मैं tan 90 - फर्दर लिखूंगा तो ये फर्दर वही आ जाएगा। कैसे, tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot स्क्वायर ऊपर से लगा दिया, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है ना वो यहाँ पे आता है, एंगल पे ऊपर नहीं आता है। कहाँ पे आता है, इसके ऊपर आता है, तो ये फर्दर वही आ जाएगा। इसको और मॉडिफाई करें, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 90 - 45 क्या हो जाएगा, 45 आएगा। 90 - 45 कितना होता है, 45 होता है, और -5/2। तो इसको एक चीज़ और लिखी जा सकती है, दिस इज tan 45 माइनस, देखिए माइनस जब अंदर जाएगा तो -5/2। ठीक है, और इसके ऊपर लगा दीजिए स्क्वायर, तो क्या आएगा, tan स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। चल, और आपको मैथमेटिकली मैंने और कुछ चीज़ें बताई थी, याद करना, जब सबसे पहले शेयर स्टैंड टॉपिक शुरू किया था। तो दिस इज tan स्क्वायर 45 + 5/2, इसको लिखा गया था 1 + sin phi, याद करना अच्छे से, दिमाग पे जोर डालो, 1 - sin phi, ये भी लिखा गया था। इसको प्रूव कर सकते हो टिक्नोमेट्रिकली फार्मूला लगा करके, बट ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमको याद रखना है। आपके एग्ज़ाम में मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सीधे ऐसे ही पूछ लेता है। कई बार आपको ऑप्शन में ये वाला भी वैल्यू दे देगा, कई बार आपको ऑप्शन में ये वाला भी वैल्यू दे देगा। तो आपको पहचान के रखना है कि साइन के टर्म में वैल्यू क्या निकल के आती है, कॉस के टर्म में कौन सी वैल्यू निकल के आती है, सॉरी टैन के टर्म में। तो यहाँ पे के का जो फार्मूला निकल के आता है, ये के का जो फार्मूला 2 टर्म में आप लिख सकते हो। क्या, दिस इज, इसको एक चीज़ और लिख सकते हो, तो ये तो आपका के का 2 फार्मूला आ गया, तो के को ये लिखा जा सकता है, दिस इज tan स्क्वायर 40 - 5/2। ओके, चल, दूसरा अगर मैं इसको लिखूं, दूसरा एक और फार्मूला लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 45 + 5/2। इसको एक और चीज़ लिख सकते हो, सॉरी माइनस करो यहाँ पे क्योंकि मेरे को माइनस चाहिए। इसको एक चीज़ और लिख सकते हो, कैसे, 1 - sin phi / 1 + sin phi, तो ये भी आपका लिखा जा सकता है। तो एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन दे सकता है, ये भी ऑप्शन दे सकता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको खोलोगे तो प्रूफ कर सकते हो, ऐसा नहीं, प्रूफ करने को कर सकते हो, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है। इसको कॉन्जुगेट कर सकते हो सहयोगी, 1 + sin phi 1 - sin phi है, 1 - sin phi से ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 - sin phi यहाँ मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट करो, यही निकल के फार्मूला आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी को लगता है तो कर सकता है। भाई यहाँ पे 1 - sin phi, ऊपर भी 1 - sin phi मल्टीप्लाई करो, ऊपर बन जाएगा 1 - sin phi का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 a + b a - b, तो ये बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर phi। इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर phi, ऊपर वाला ओपन कर देना, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, सॉल्व करोगे ये निकल के आ जाएगा। तो इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सॉइल पढ़ रहे हैं, ना ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। तो इसको अब और एक चीज़ क्या लिख सकते हो, 1 - sin phi अपॉन दिस, तो k को एक और फार्मूला लिखा जा सकता है, दिस इज 1 - sin phi, और ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा जरूर इस पे। तो ये भी एक आपका फार्मूला निकल के आ जाए। तो ये कहानी मैंने आपको यहाँ पे डील कर दी। ठीक है, चल, तो ये चीज़ आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मेरे को यहाँ पे प्रेशर लिखना हो, दिस इज प्रेशर, एक्टिव प्रेशर अगर मुझे लिखना है तो लिख सकते हो क्या, सिग्मा एच, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, के, दिस इज के। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू और क्या लिखा जा सकता है, दिस इज के इंटू सिग्मा वी।
सिग्मा एच को लिखा जा सकता है एक्टिव अर्थ प्रेशर पी ए इक्वल टू के ए इंटू सिग्मा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रूफ कर सकते हो। ये क्या है, ये वर्टिकल प्रेशर होता है। जिस भी डेप्थ पे आपको चाहिए, सपोज दैट कि आपको जेड डेप्थ पे चाहिए, तो जेड डेप्थ पे कितना निकल के आएगा, गामा इंटू सपोज दैट सिग्मा वी आपको चाहिए जेड डेप्थ पे, तो गामा इंटू क्या हो जाएगा जेड। तो पी ए लिखा जा सकता है क्या, दिस इज के इंटू गामा इंटू जेड, तो ये भी लिख सकते हो। अब एक्टिव कंडीशन थी, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर जनरेट होता है दिस इज एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो जो इस डायरेक्शन में एक्टिव अर्थ प्रेशर जनरेट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं पी ए। इसकी जो है इंटेंसिटी होती है। ध्यान रहे कि ये इतनी बार पूछा जा चुका है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो ईएस का एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे बोल देगा कि एक आपका फाई एंगल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ यहीं पे थोड़ा सा। इसमें देखो फाई इक्वल टू अगर 30 डिग्री है तो बताओ के की वैल्यू क्या आएगी, के आएगा 1 माइनस साइन 30 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 30। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, अब ये मुझे नहीं बताना पड़े भाई, कम से कम सॉल्व कर लेना इसको घर पे, तो 1/3 निकल के आता है। तो के का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा सीधे। और इसको याद कर लो कि साइन 30 जब रहता है तो वैल्यू डायरेक्टली 1/3 होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे कौन कौन सा मिल सकता है, एक तो ऑप्शन में ये दे देगा, या तो ऑप्शन में ये दे देगा, और अगर कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछेगा तो आपको एंगल दे देगा कितना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी दे, हम उसको लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक्टिव कंडीशन का मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन है पैसिव की, तो पहले आप इसको लिख लें, उसके बाद में सारी चीज़ों को हम डील करते हैं। ठीक है, ये तो है एक्टिव कंडीशन। नेक्स्ट हम डील करेंगे पैसिव कंडीशन। चल, नेक्स्ट हम डील करने वाले हैं पैसिव कंडीशन को। नेक्स्ट डिस्कशन है अपना पैसिव कंडीशन का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चल, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, उसके बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक इसका डील करता हूँ। पैसिव कंडीशन में क्या निकल के आता है, कोफिशिएंट। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके बारे में के कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो ऑब्जेक्टिव निकल के आ जाएगा आपका, तो इसको मैंने मेंशन कर दिया, तो आप भी मेंशन कर दीजिएगा के इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो दैट इज क्लियर। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को पैसिव पढ़ाना है। पैसिव में भी ऐसी कंडीशन जनरेट होगी, बट वहाँ पे सिग्मा एच और सिग्मा वी चेंज होगा, और पहले भी पढ़ा चुका हूँ इस सब के बारे में, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चल, नेक्स्ट केस हमारा है, दिस इज फॉर पैसिव स्टेज। उसके लिए सारी चीज़ों को यहाँ पे डील करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा पैसिव केस। पैसिव दूसरा है पैसिव स्टेज। एक्टिव के बारे में तो पहले ही डील कर रखा है, तो अब डील करना है पैसिव स्टेज के बारे में। ठीक, चल अब आप बताओ पैसिव स्टेज में आपके पास इक्वेशन तो वही रहनी है जनरल,
क्या लिखा था, सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। डील किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, कोहेशनलेस सॉइल के लिए। तो फॉर कोहेशनलेस सॉइल, फॉर कोहेशनलेस सॉइल c इजकल टू 0। ओके, क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3, यहाँ पे पुट अप कर दीजिए 0। तो यहाँ पे पुट करोगे तो इक्वेशन निकल के आएगी, दिस इज tan स्क्वायर प्लस 45 प्लस 0। ओके, इसको मैंने 0 मेंशन कर दिया, या कहो तो मैं लिख दूँ, जितना बेसिक बताओगे मैं समझाने में के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, तो यहाँ से निकल के आता है सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर प्लस 5/2। ये क्वेश्चन निकल गए। अब आपका केस कैसा है, पैसिव है, तो मैं डायग्राम फर्दर ड्रा कर देता हूँ आपके लिए। ये रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट h मान के चलता हूँ, पैसिव कंडीशन है, ये फेल्योर। ओके, अब की बार जो रिटेनिंग वॉल मूव किया है ना, अब आपकी बार अवे नहीं टूवार्ड्स है, तो मैं ये टूवार्ड्स का एरो बना दिया, बैकफिल की तरफ आ रहा है, तो दिस इज बैकफिल। ओके, ये ग्राउंड लेवल है आपका, दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल, और ये उसकी तरफ आ रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से है कहानी, कुछ थोड़ा सा इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ का जो सॉइल होगा ना, दिस इज द सॉइल, एलिमेंट बना रहा हूँ, दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ये बात समझ में आ गई होगी। किसी पॉइंट 1 है, यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट है, उसका मैं एलिमेंट बना रहा हूँ। अब आप बताना यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली पैसिव कंडीशन है। पैसिव के केस में आप बताओ, ये जो रिटेनिंग वॉल है टूवार्ड्स बैकफिल आएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कन्फाइनिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ड्यू टू रिटेनिंग वॉल मूवमेंट पार्टिकल बहुत क्लोजर आ जाएंगे, डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। डेंसिटी जब बढ़ती है तो उसके साथ में स्ट्रेसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखो उसी डायरेक्शन में वर्टिकल में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बट एक्टिव में उल्टा हो रहा था, एक्टिव में क्या हो रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा निकल के आ रहा था, हॉरिजॉन्टल में कम हो रहा था। तो यहाँ पे इन केस ऑफ पैसिव कंडीशन, इन पैसिव कंडीशन, इन पैसिव स्टेज, पैसिव स्टेज में ध्यान रखिएगा, जो सिग्मा वी है इसको लिखेंगे सिग्मा 3 लिखेंगे, ओके, और जो सिग्मा एच है इसको लिखेंगे सिग्मा 1। तो दिस इज द माइनर हो जाएगी इसमें, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 1 दिस इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान है, यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी फार्मूला रटने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो याद ही हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो इसको क्या लिखोगे, जैसे सिग्मा 1, अभी तक एक्टिव केस में सिग्मा 1 ये वाला था, बट क्यों था उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा 3। तो कहानी क्लियर है। चलो इस इक्वेशन में पुट अप करो, तो दिस इज सिग्मा फ्रॉम 1, इसको 1 नंबर इक्वेशन ले लो। तो फ्रॉम 1 सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये लिख सकते हो। ओके, सिग्मा 1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, दिस इज सिग्मा एच। सिग्मा 3 की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, दिस इज सिग्मा वी इंटू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये पुटअप कर सकते हो। क्लियर। चल, सिग्मा एच अपान सिग्मा वी क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा एच अपान सिग्मा वी लिखा जा सकता है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/, क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ओके, क्लियर है। चलो, अब हमारा स्टेज कैसा चल रहा है, दिस इज मैं हेडिंग डाल दिया हूँ यहाँ पे, पैसिव स्टेज है, तो मैं पैसिव को यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ओके, चल, तो एक तो फार्मूला ये निकल के आ गया। अब ये सिग्मा एच अपान सिग्मा वी क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अब कौन सी स्टेज का कोफिशिएंट होगा, किस स्टेज की बात कर रहे हैं, पैसिव की बात कर रहे हैं, तो ये फार्मूला निकल के क्या आ जाता है, दिस फार्मूला इज हैपन। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, दिस इज मैं आगे इस लाइन से यहाँ पे मतलब रिलेशन बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो, ओके, चलो
मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा एच डिवाइड बाई सिग्मा वी। क्या लिख सकते हो? सिग्मा एच अपान सिग्मा वी, दिस इज के। एक कोफिशिएंट ले सकते हो। कौन सा कोफिशिएंट लोगे? किस स्टेज की बात कर रहे हो? पैसिव की बात कर रहे हो। तो पैसिव की अगर बात आप कर रहे हो तो पैसिव की बात करोगे तो केपी लिखा जा सकता है, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हो? केपी की वैल्यू और क्या लिख सकते हो? जब इसकी जगह पे आप ये लिखोगे तो निकल के आएगा केपी इजकल टू दिस इज tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये निकल के आ जाएगा दिस इज 5/2, दिस इज 5/2। ये निकल के आ गया। मतलब एक फार्मूला और याद हो गया, केपी इजकल टू tan स्क्वायर प्लस, अब पैसिव हो तो प्लस याद रखिएगा। याद करने का तरीका बताता हूँ। पी फॉर पैसिव, तो पी फॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब कोफिशिएंट की बात करें तो पैसिव में ध्यान रखिएगा प्लस आएगा और एक्टिव में क्या आएगा? माइनस आएगा। ओके, चलो अब इसको भी प्रैक्टिकली भी याद करा देंगे। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, केपी की वैल्यू क्या करेगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। बिकॉज यहाँ पे फाई जितना सॉइल का बढ़ेगा उतना ज़्यादा केपी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब सॉइल उतनी ज़्यादा डेंस होती जा रही है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब एक काम बताओ, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताई थी, तो एक नया फार्मूला निकल के आ गया, दिस इज। इसको रिमेंबर करना है, आपको ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं करना। बेसिक फंडा ये पता होना चाहिए कि कौन मेजर है, बाकी तो वो बेसिक फंडा इक्वेशन आपको तो पता है। ओके, चल फिर हम एक काम कर सकते हैं, tan स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 को और क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव। तो कहो तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूँ। इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्रूफ भी कर सकता हूँ कि कैसे आपका ये निकल के आता है। इसी को उठा के ये प्रूफ कर सकता हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, बट कहो तो भाई प्रूफ कर दें। मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आता नहीं, मैं प्रूफ ही कर देता हूँ। इसको दिखा देता हूँ कैसे आया। 1 प्लस साइन फाइव प्रूफ कर देता हूँ। चलो 1 माइनस साइन फाइव आया। इसको संयुग्मी करो, किससे? 1 प्लस साइन फाइव से। संयुग्मी का मतलब समझते हो क्या होता है? संयुग्मी या कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जैसा साइन नीचे नीचे 1 माइनस साइन है तो ऊपर नीचे क्या करो? प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, ये निकल के आ गया, डिवाइड बाई नीचे क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन फाइव, 1 माइनस ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाइव। ऊपर देखो क्या लिख सकते हैं? 1 को लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर सकते हो। 1 प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन फाइव लिखा जा सकता है, लिख सकते हो। अपान, अपान में क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू कास स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है? 5 लिख सकते हो। अच्छा 1 प्लस साइन स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस ये आ जाएगा, दिस इज 2 साइन 5 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 5। डिवाइड कर दो, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही। एक काम और कर सकते हैं, दिस इज साइन 1 आ गया, 1 की जगह पे और क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 5। चलो देखते हैं रिलेशनशिप, इसको प्रूफ करना है तो स्क्वायर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 होगा, सही है। चलो देखते हैं, ये निकल के आ जाता है। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लेंगे तो मेरे को रिलेशन लाना है tan में। tan में रिलेशनशिप लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ताकि मेरा रिलेशनशिप tan में यहाँ पे निकल के आ जाए? इससे कॉम्प्लेक्स पड़ेगा क्या? एक और तरीका तो नहीं हो सकता कुछ? चलो देखते हैं। डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाई कास स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर 5, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 5। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे गलती मत होनी पाए। देखो 1 को डिवाइड किया 1 अपान कॉस स्क्वायर 5, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर करोगे tan स्क्वायर 5, यहाँ पे बनेगा क्या? 2 टाइम साइन 5 अपान कास स्क्वायर 5। प्रूफ तो कर ही देंगे। चलो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर 5 प्लस या सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या निकल के आता है? इसका वैल्यू निकल के आता है 1, तो इसको लिखो 1 प्लस 2। इसको लिख सकते हो तोड़ के, क्या? साइन 5 डिवाइड बाई कॉस 5, ये लिख सकते हो।
और 1/cos∅ अलग से लिख दूँ। अच्छा, ये हो जाएगा 1 + 2 sin∅/cos∅, tan∅ लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, sec∅। ठीक, चलो ये तो कहानी बन गई आपकी। एक काम और करो, 1 को या तो ज़रूरत नहीं है, या 1 को इसको जो 1 लिखा था फर्दर आपको लिख सकते हो, क्या यही कहानी फर्दर लिख सकते हो। ज़रूरत नहीं थी मेरे को 1, आप एक काम करो, इस स्टेप को ना तोड़ो क्योंकि स्क्वायर हमारा बन सकता है। तो एक काम करते हैं, sec² + tan² का स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज sec² + tan²। मेरे को रिलेशनशिप लाना है tan में, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जहाँ पे sec है वो tan चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रही चीज़ें, एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से ही प्रूव कर देते हैं। ये थोड़ी लेंदी हो जाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, इससे चीज़ें थोड़ा सा उल्टा हो जाएंगी। मैं इसको दूसरे साइड से ही प्रूव करता हूँ। इसको इधर साइड से लेके चलो, रफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कॉम्प्लेक्स पड़ रहा था, इसी से लेके प्रूव करते हैं। tan² 45 + 5/2, इसको प्रूव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो इसको क्या लिखा जा सकता है, tan को लिख सकते हो, एक काम करो, इसको लिखो tan दिस इज tan 45 + 5/2, ये लिख सकते हो, इसका करो स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, tan को, tan a + b का फार्मूला देखना, tan 45 + tan a + tan b, दिस इज tan 5/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan 5/2, इसको इससे प्रूफ कर देते हैं, इसका करो स्क्वायर। tan 45 1 लिख सकते हो, प्लस tan 5/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 5/, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे को तो प्रूफ करना है, कहीं से भी प्रूफ कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चल, ये आपका निकल के आएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 + tan 5/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 5/2 हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये निकल के आएगा a + b का स्क्वायर है, नीचे a - b स्क्वायर है। तो एक काम करो, इसको प्रूफ करने के लिए, या एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे साइन जो भी निकल के आता है, tan को लिख सकते हो sin θ/2 cos θ/2 कर सकते हो, उससे भी सारी चीज़ें आपकी निकल के आ जाएंगी। तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + sin 5/2, चाहे जैसे प्रूफ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, cos 5/2 ये भी लिखा जा सकता है, और नीचे लिखा जा सकता है 1 माइनस दिस इज sin 5/2। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए मतलब मैं वहाँ पे प्रूफ करने इसलिए प्रूफ कर दिया क्योंकि टाइम टेकन थोड़ा सा है, टाइम बस लगेगा, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे जब एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर बनेगा cos 5/2 प्लस sin 5/2, टाइम लगता है बट लोग ज़्यादातर लिख देते हैं, कहते छोड़ो क्या मतलब है, तो cos 5/2 माइनस sin 5/2, इसका कर दो क्या स्क्वायर। ठीक, बाकी कुछ है नहीं, स्क्वायर कर दो। चलो स्क्वायर करने से क्या निकल के आएगा, अभी आप प्रूफ हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई क्या है, ऊपर a + b है, नीचे a - b, स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आएगा, मैं जो प्रूफ कर रहा था, ऊपर निकल के आएगा cos² 5/2 प्लस sin² 5/2 प्लस 2 टाइम sin 5/2 इंटू cos 5/2, ये निकल के आएगा, बोलो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाते हैं। डिवाइड बाई क्या करोगे, cos² 5/2 प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab, तो दिस इज sin² 5/2 माइनस 2 टाइम sin 5/2 इंटू cos 5/2, ये निकल के आ गया। चल बोलो a² + b sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, यहाँ पे एंगल जो हो, यही एंगल अगर यहाँ पे लिखा हो, चाहे 5 हो, चाहे 5/2 हो, चाहे 5/6 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ का एंगल सेम होना चाहिए। तो ये वैल्यू निकाल के दे देगा 1 प्लस ये देखो 2 sin a इंटू cos a, ये फार्मूला है, और sin 2a का फार्मूला क्या पढ़ते थे, sin 2 थीटा होता क्या है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, यही होता है। तो यहाँ अगर 2 होता है तो यहाँ थीटा होता है, यहाँ पे अगर बताओ, यहाँ पे अगर ये 5/2 है तो वो क्या रहेगा, 1 रहेगा ना। ध्यान दो, यहाँ पे अगर 2 है, 2 का आधा कितना हुआ 1, और यहाँ पे पहले से आधा है
तो इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा 1। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है दिस इज साइन फाई। अब ये प्रूफ हो गया, देख सकते हो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी और माइनस साइन फाई। तो मैंने प्रूफ कर दिया आपको कि ये जो वैल्यू होती है इसका आंसर क्या निकल के आएगा 1 प्लस साइन फाई अपान 1 माइनस साइन फाई। तो इस तरीके से प्रूफ करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे भी प्रूफ हो जाता है, ऐसा नहीं था। बट मेरे को इसके बराबर इसको दिखाना था, मैं उल्टा चल रहा था, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स हो गया था। बट परेशान नहीं होना, ये सबसे सही है। तो आपने देखा कि मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया क्या, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इजकल टू क्या आएगा 1 प्लस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई। तो आप देख सकते हो कि दोनों रिलेशन जो लिखे गए, एक तो ये रिलेशन हो गया, इसके पहले कुछ और प्रूफ किए थे, याद करो। tan स्क्वायर जब मैंने प्रूफ किया था 45 माइनस 5/2, इसको भी मैंने प्रूफ किया था क्या, दिस इज 1। देखिए जहाँ ऊपर अगर देखिए क्यों प्लस ऊपर आया, क्योंकि ऊपर a प्लस भी खुलता है, नीचे 1 माइनस होता है, वैसे इसीलिए यहाँ पे ऊपर प्लस हमेशा आएगा, नीचे क्या आएगा माइनस। तो 1 माइनस साइन फाई इसको लिखा जा सकता है डिवाइड बाई 1 क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन फाई। तो ये दोनों रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है। तो या तो tan स्क्वायर में ऑप्शन होगा Kp होगा, तो tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करेगा तो tan स्क्वायर, तो इसको क्या क्या लिख सकते हो, इसके सामने मैं Kp लिख देता हूँ और इसके सामने मैं Ka लिख देता हूँ, दिस इज Ka। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो दिस इज Kp, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ Kp और दिस इज कॉल्ड Ka। तो आप कोई भी फार्मूला यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी कहानी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। चल आगे बढ़ें। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ इधर वाले साइड को, क्योंकि मेरे को कुछ और समझाना है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्टिव और पैसिव में रिलेशनशिप लानी है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब चलो चलो इसको कॉपी करना तो देख लो एक बार, ताकि मैं बता सकूं। थोड़ा सा टाइम ले लिया, बट समझाना जरूरी था, इसलिए समझा दिया आपको। अच्छा, अब मेरे को एक्टिव और पैसिव में एक रिलेशनशिप लेके आना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। चलो क्या बात करने वाले थे, रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन K एंड Kp। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ, कहीं पे भी लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज Kp इज कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, सॉरी पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर ये आपका निकल के आ जाता है। अब देखो आपके पास सारे रिलेशनशिप हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके पास वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट क्या है पता हमको, K इजकल टू 1 माइनस, इसको याद रखो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट वो भी प्रूफ करना आपको बता दिया, तो फिर आप परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब ये मान लिया tan के टर्म में लिखना है, तो tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2, क्यों माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस है, ठीक, बस इतना याद रखना। प्लस क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस है, बस इससे ज़्यादा जरूरत नहीं। प्रूफ करके दिखा दिया हूँ, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक। चल K बता दिया, और मैं Kp के बारे में जानता हूँ, दिस इज Kp क्या था 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई। एक काम करते हैं, दिस इज 1 मानते हैं, दिस इज 2 मानते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव, तो पूछ लेता है कि रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं K इंटू Kp इजकल टू क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई इंटू 1 प्लस साइन फाई
डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई, ये लिखा जा सकता है। ओके, देख सकते हो, इसको ब्रैकेट में कर दो ताकि आपको याद रहे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो के ए इंटू के पी इसकल टू क्या निकल के आ गया 1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये निकाल के आपको बता दिया। ठीक, चल, या इसको और भी लिख सकते हो क्या, मतलब दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब के पता है, के और के पी एक दूसरे से क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अगर के की वैल्यू मान लिया 2 है तो के पी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर के पी की वैल्यू 2 है तो के की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। एग्जाम्पल समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सैंडी सॉइल है, इसका फाई एंगल जो है ना, एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं 30 डिग्री, सबसे ज़्यादा कॉमन एंगल है यही इसका 30 डिग्री। इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलो बताओ के की वैल्यू क्या निकल के आएगी। के इजकल टू क्या होता है 1 माइनस साइन फाई फार्मूला होता है, जितनी बार लिखोगे उतना याद होगा। तो 1 प्लस साइन फाई, बोलो 1 माइनस साइन 30 लिखता हूँ, डिवाइड बाई 1 प्लस क्या लिख दूँ साइन 30, डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो रहेगा वो डिग्री में रहेगा। किस में रहेगा, डिग्री में। चल 1 बाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा 1/2, नीचे आएगा 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1/3। मतलब एक्टिव केस में जो के की वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है, दिस इज फॉर 30 डिग्री एंगल कितने निकल के आ गए 1 डिवाइड बाई 3, 0.33 के आसपास आती है। ऑप्शन में कुछ भी देगा तो ध्यान रखिएगा 0.33 बोल दे, 1/3 बोल दे, कोई बात नहीं, आपको जो है जैसा ऑप्शन हो काम करिएगा। अब आपको केपी निकालना है तो क्या करोगे, बोलो केपी क्या लिखा जा सकता है, केपी लिखा जा सकता है 1/k, या तो डायरेक्टली आप फार्मूले में पुट कर देना, जैसे इसने फार्मूले में जैसे मान लिया आपको पुट करके दिखाना है तो उसको दिखा सकते हो। कैसे, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि पी इजकल टू क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई लिख सकते हो। फाई कितना रखना है 30 डिग्री, तो लिख सकते हो 1 प्लस साइन 30 1 माइनस साइन 30, दिस इज 1 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2। सॉल्व करोगे तो इसको आंसर आएगा निकल के 3। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 3/2, नीचे आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर बचेगा 3। तो केपी की वैल्यू कितनी निकलेगी 3। अब वैसे भी देख सकते हो, ऐसे भी प्रूफ कर दिया, ऐसे भी देख सकते हो। अगर के दिया है आपको यहाँ पे निकाला है 1/3, तो केपी कैसे निकालोगे, केपी इजकल टू 1/k, के की वैल्यू 1/3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो केपी इजकल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कुछ भी प्रूफ कर सकते हो। दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, के पी का मल्टीप्लाई करके मैं बता देता हूँ यहीं पे, के इंटू के पी करके देखो कितना आ रहा है। के की वैल्यू 1/3, के पी की वैल्यू 3 है, सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा 1। तो इनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या निकल के आएगा 1। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉर कोहेशनलेस सॉइल अगर मैं बात करूंगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 1। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आते हैं। अब एक चीज़ और है, पहले आप इसको कॉपी करें या यहीं पे कहीं पे जगह निकाल के मैं बता देता हूँ। दिस इज, आई होप कि कहीं पे यहीं पे लिख देता हूँ ऊपर, इस बॉक्स में नोट करके लिख देता हूँ, नोट ऑर्डर ऑफ के ए, के नॉट एंड के पी। के नॉट समझते हो, रेस्ट कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है, के एक्टिव है, के पी पैसिव है। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू निकल के आती है वो के पी की निकल के आती है। दिस इज के पी इज ग्रेटर देन के नॉट, दिस इज ग्रेटर देन के ए। और इसका प्रेशर का भी ऑर्डर लिख देता हूँ, पी पी ग्रेटर देन पी नॉट ग्रेटर देन पी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है ईएस में, पूछ लेता है कि ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे रेस्ट कंडीशन का भी समझा देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स बना के। रेस्ट कंडीशन में भी देख सकते हो, रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन में आप बताओ, अभी आपने वैल्यू जो निकाली रेस्ट कंडीशन में, उसमें आपने ये बताओ फाई कितना माना 30 डिग्री। तो फाई अगर आपने 30 डिग्री माना तो के नॉट का फार्मूला क्या पढ़ा था आपने, के नॉट का फार्मूला था 1 माइनस साइन फाई होता है,
और इसका रखोगे 1 माइनस साइन 30 रखोगे तो आंसर निकल के आएगा 1/2। ओके, अब आर्डर देख लो आप, ये वैल्यू कितनी है 0.5 के बराबर है। एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू कितनी है 0.33 है। पैसिव की वैल्यू कितनी है 3 है। सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है पैसिव की, कितनी 3। इसके पीछे कौन सी वैल्यू लगाओगे रेस्ट कंडीशन में लगाओगे, उसके पीछे वैल्यू कौन सी आएगी एक्टिव कंडीशन की। तो वही आर्डर मैंने लिखा ऑर्डर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निकल के दे देगा, चाहे वो IES का एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, और चाहे वो आपका SSC JEE का एग्ज़ाम हो। तो हर जगह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर निकल के आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका रिटेनिंग वॉल में भी लग जाता है। तो पहले आप इसको कॉपी करें, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को आगे समझाते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है चैप्टर, ये एकदम परेशान नहीं होना है, बहुत ही आसानी से सीख लेंगे हम लोग। चल क्लियर। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, फॉर कोहेशनलेस सॉइल के लिए डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे निकलती हैं सारी चीज़ें। चल मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को और सारी चीज़ें समझानी है। जल्दी करते हैं आप, टाइम देखो, आपको समझाने में फालतू चीज़ें थोड़ा बतानी पड़ती हैं, बट कोई नहीं, कम से कम ये तो पता हो यार बेसिक फंडा है क्या इसके पीछे। नहीं तो ज़्यादातर बुकों में पता है सीधे लिख देते हैं ये वैल्यू लो, याद करो, हटो आगे बढ़ो। ये सब चीज़ें बुकों में नहीं डिफाइन होता है, ये खुद से सीखना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना कैलकुलेशन अपने आप किया करो, बिकॉज कैलकुलेशन करने से खुद की प्रैक्टिस होती है। लोग क्या करते हैं क्लास में, मेरी क्लास में तो मैंने मना कर दिया था, बच्चे पढ़ते थे ऑफलाइन में, तो क्या करते थे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ कॉपी करते थे। साथ साथ कॉपी करना गलत है। चीज़ों को क्या है, जब तक टीचर समझाए तब तक समझो, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो खुद से इक्वेशन बनाओ। जब खुद से बनाओगे तो दिमाग अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि आपको चीज़ें घर पे जो पढ़ते हो ना, फालतू में मेहनत करते हो, वो नहीं करनी पड़ती। तो कॉपी पेस्ट ना बनो, मशीन ना बनो कि कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आपको सीखना है तो जो चीज़ जैसे मान लीजिए समझा दिया, अब आपको ये सब समझ में आ गया तो कोशिश करो खुद से, मतलब मान लिया अभी तो नहीं, ऑनलाइन में तो नहीं कर सकते, बट ऑफलाइन में कहीं भी पढ़ो तो आदत डाल लो कि सर जब समझाएंगे तो समझेंगे अच्छे से। उसके बाद लिखने का जो टाइम मिलेगा उसमें हम देख के, अगर जो चीज़ मैंने खुद से लिख सकता हूँ। अब कई लोग क्या करते हैं, अब ये सब वैल्यू पुट करेंगे, ये स्टेप में भी 1 + 1/2 भी जो है खुद से देख के ही लिखेंगे। ये नहीं खुद से लिखो, कम से कम क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो माइंड को जो है तेज करना, और अपनी आदतों को बदलोगे तो फिर तेज हो जाओगे, उसी का खेल होता है सबसे बड़ा। चलो अब अगला केस हमारा है कि एक कोहेशनलेस सॉइल है जिसकी डेप्थ H है रिटेनिंग वॉल की। उस केस में आपको पैसिव एक्टिव दोनों प्रेशर बताने हैं, टोटल प्रेशर बताना है, लाइन ऑफ एक्शन बताना है, मूवमेंट बताना है, सारी चीज़ों के बारे में डील करना है। तो उसके बारे में डील करते हैं। फिर एक केस और पढ़ेंगे सरचार्ज का भी, हम लोग उसके बारे में भी डील करेंगे। नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से फोकस करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा सब्जेक्ट को कभी भी जल्दबाजी में मत पढ़ना। वेटेज अगर कहीं बहुत कम होता चलो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत जल्दबाजी में पढ़ लें, बस इन सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। चल अगला जो हमारा केस आता है वो निकल के आता है, दिस इज नेक्स्ट केस है हमारा, दिस इज ड्राई मॉइस्ट कोहेशनलेस सॉइल। केस 1 ड्राई, बड़ा आसान है, ड्राई मॉइस्ट। ड्राई सॉइल हो सकती है या मॉइस्ट हो सकती है। मॉइस्ट का मतलब है यहाँ पे बल्क कंडीशन में हो सकती है, कुछ मॉइस्चर होगा। अभी यहाँ पे वाटर टेबल नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मॉइस्ट का मतलब यहाँ पे निकल के आता है कुछ मॉइस्चर है, 10% 12%, ना ही सॉइल अभी सैचुरेटेड है ना ही सबमर्ज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ड्राई मॉइस्ट
कोहेशनलेस, कोहेशनलेस, ड्राई, मॉइस्ट, कोहेशनलेस सॉइल। अब जब आपको पढ़ाया था ना सॉइल में शुरुआत में, याद करना डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बेसिस पे मैंने आपको समझाया था कि किसको सॉइल को डैम्प बोलते हैं, किस सॉइल को मॉइस्ट बोलते हैं। जैसे शुरुआत से 0 से 25% होता है जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो उसको हम लोग बोलते थे क्या, ह्यूमिड बोलते थे, ठीक है। उसके बाद में डैम्प बोलते थे जब 25 से 50% होता था। उसके बाद में हम लोग बोल देते थे उसको, डैम्प के बाद मॉइस्ट बोलते थे। उसके बाद में हम जा कर के बोल देते थे, आखिरी में जा कर के बोल देते थे कि जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 75 से लगा करके 100 के बीच में होती है तो उसको हम लोग बोलते थे क्या, वेट बोलते थे। और जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाती है तो उसको क्या बोलते थे, सैचुरेटेड बोलते थे। तो याद रखना 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, सारी कंडीशन बता दी। पहला ह्यूमिड 0 से 25, उसके बाद में क्या निकल के आता था, डैम्प निकल के आता था। उसके बाद में आपका मॉइस्ट, उसके बाद में वेट, और 100% पे सैचुरेटेड। तो मैं सारी जो टर्म आते हैं इसलिए बार बार रिकॉल कराता रहता हूँ, क्योंकि कम से कम आपको कोई भी टर्म आए वो वहाँ से रिलेट कराओ, पिछले टॉपिक से रिलेट कराओ ताकि आपको याद हो जाए। चलो अब मैं यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल बनाता हूँ। ये है आपका रिटेनिंग वॉल जिसकी हाइट कैपिटल H है, कैपिटल H है। ये कोई पॉइंट टॉप पे A है, बॉटम पे B है। यहाँ पे एक एलिमेंट मानता हूँ Z डेप्थ पे, पहले आपको बता भी चुका हूँ और फर्दर भी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है मेंस में, उसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा। ओके, ये हो गए कहानी। डायग्राम बाद में ड्रा करेंगे, बट लाइन खींच देते हैं। एक तो एक्टिव स्टेज का होगा, ये है एक्टिव स्टेज, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एक्टिव स्टेज, और इधर लिख देता हूँ पैसिव, दिस इज पैसिव। अभी डायग्राम इसलिए नहीं ड्रा करेंगे क्योंकि वैल्यू दिखा के ड्रा करेंगे तो मजा आएगा। दिस इज पैसिव स्टेज, पैसिव स्टेज। दोनों को एक साथ इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि टाइम बचेगा, नहीं तो बार बार टाइम लगेगा तो ज़्यादा बेटर नहीं। स्टेप 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज स्टेप। सबसे पहले स्टेप में हम लिखेंगे वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ Z। जैसे इसने पहला स्टेप जो बताया है, दिस इज द, ये पॉइंट 1 मान लेना, गामा सॉइल का दे रखा है। दिस इज सॉइल, ये गामा है, दिस इज बैकफिल है, इसका गामा सॉइल का है, ठीक है। यूनिट वेट यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू गामा, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये कहानी आपको बता दी। चलो अच्छे से सीखिएगा, बड़ा आसान है। अगर आपको किसी Z डेप्थ तक 1 नंबर पॉइंट पे जाना है तो आपको लिखना है वर्टिकल स्ट्रेस लिखना है। तो क्या करोगे, इस पॉइंट 1 पे आओ और देखो उसके ऊपर सॉइल का बर्डन क्या निकल के आता है। तो जो भी उसके ऊपर का बर्डन होगा उसको कंसीडर करेंगे, उसका गामा क्या है, उसका डेप्थ क्या है, उसको कंसीडर करेंगे। तो स्टेप 1 में अगर मैं देखूँ तो सिग्मा V जो वैल्यू निकल के आती है, इसको मेरे को स्टेप यहाँ पे लिखना चाहिए, काफ़ी दूर लिख दिया है, थोड़ा नज़दीक लेके आओ इसको। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 वर्टिकल वैल्यू निकलेगी, दिस इज द सिग्मा V, दिस इज गामा इंटू Z, दिस इज वर्टिकल प्रेशर। ओके, चल सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, सिग्मा V इजकल टू दिस इज गामा इंटू Z। चाहे पैसिव हो चाहे एक्टिव हो, वर्टिकल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2। स्टेप 2 में ध्यान दीजिएगा, अब मेरे को लिखना है, एक्टिव और पैसिव दोनों में चलना है। तो यहाँ पे प्रेशर अगर मेरे को PA लिखना पड़ जाए, PA एक्टिव प्रेशर होता है, तो हम क्या लिखते थे, कोफिशिएंट एक मल्टीप्लाई करते थे। एक्टिव स्टेज है तो Ka इंटू सिग्मा V लिखोगे आप, पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी याद दिला देता हूँ फर्दर। सिग्मा H अपान सिग्मा V इजकल टू मैंने लिखा था क्या, K, तो ये Ka आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो Ka इंटू क्या हो गया, सिग्मा V। वही चीज़ यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, इस Ka इंटू सिग्मा V मैंने लिख दिया
तो बताओ, आपको मान लिया यहाँ पे K मल्टीप्लाई किया, सिग्मा V की जगह पे क्या लिख सकते हो, बोलो, सिग्मा V की जगह पे लिख सकते हो गामा इंटू जेड। तो दिस इज गामा इंटू जेड, क्या लिखा जा सकता है, गामा इंटू जेड। ओके, यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे पैसिव है तो दिस इज पैसिव प्रेशर, तो इसके केस में आपको लिखना पड़ेगा Kp इंटू सिग्मा V, और इसको लिखा जा सकता है Kp इंटू दिस इज गामा इंटू जेड। आसान है। चलो स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 डेप्थ चेंज करते हैं। एट पॉइंट ए पॉइंट पे आ जाओ। कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे जेड लिखोगे क्या, 0। जेड अगर 0 लिख दोगे तो इस इक्वेशन में आओ, जेड की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो दिस इज के इंटू गामा इंटू जेड 0 अगर करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा क्या, दिस इज हाउ मच, दिस इज पी ए इजकल टू के ए इंटू गामा इंटू 0। तो आंसर क्या निकल के आएगा, दिस इज 0। यही चीज़ यहाँ पे आ जाओ, तो दिस इज एट, वो सारे पॉइंट यही रहेंगे, या यहाँ पे लिख देता हूँ एट पॉइंट ए जेड इजकल टू क्या लिखोगे, 0। तो यहाँ पे भी जेड 0 पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, पीपी जो प्रेशर है, पैसिव अर्थ प्रेशर है, दिस इज हाउ मच, दिस इज प्रेशर इजकल टू 0। डायरेक्ट लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने एक स्टेप में समझा दिया। चलो दूसरा पॉइंट है, एट पॉइंट बी पे आ जाओ। बी पे जेड की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एच है, क्योंकि इस रिटेनिंग वॉल की हाइट कितनी है, एच है, और बी पॉइंट कहाँ पे, ग्राउंड पे है, बिल्कुल नीचे। तो बी पॉइंट है जेड इजकल टू एच, दैट इज पी ए इजकल टू अगर लिखा जाए तो के ए गामा इंटू क्या लिख सकते हो, एच। और इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे अगर लिखा जाए, पॉइंट बी पे लिखा जाए तो जेड इजकल टू एच लिखा जाए, तो जेड इजकल टू एच लिखा जाए तो पी पी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी के पी इंटू गामा एच। तो ध्यान है, जब पैसिव की बात करोगे तो के पी लिखोगे, और जब एक्टिव की बात करोगे तो के ए लिखोगे। दैट्स क्लियर। चलो अब मेरे को यहाँ पे और अगला स्टेप लिखना है। स्टेप नंबर यहाँ पे आपका आता है 4। स्टेप नंबर 4, लाइन ऑफ एक्शन। इसको मैं मार्क करता हूँ जेड बार से। ये तभी लिख पाओगे जब प्रेशर डायग्राम ड्रा होगा। तो पहला ये काम करो, सबसे पहले प्रेशर डायग्राम ड्रा करते हैं। तो पहला है एक्टिव स्टेज का। तो देखो ये बताओ कि इसमें हर डिपेंड किस पे, देखिए के सॉइल के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, गामा सॉइल का कांस्टेंट होगा, डिपेंड करेगा आपका डेप्थ के ऊपर, जेड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका ये प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब सबसे कम कहाँ पे होगा, टॉप मोस्ट सरफेस पे होगा, बिकॉज ऊपर कोई ओवरबर्डन प्रेशर ही नहीं है, कोई ओवरबर्डन प्रेशर नहीं है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू निकल के आएगी 0, इसको 0 लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, बॉटम पे आएगा। तो इस लाइन को ज्वाइन करो। लीनियर क्यों जाएगी, क्योंकि ये लाइन है y बराबर mx की, ये वर्टिकल लाइन प्रेशर की हो गई, ठीक, और हॉरिजॉन्टल पे हम उसको इंटेंसिटी को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो y बराबर ये लाइन कैसी है, mx लाइन है। तो mx कैसे हुआ, क्योंकि देखो गामा इसका स्लोप हो जाएगा और ये प्रेशर हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं दिस इज द लाइन, दिस इज द प्रेशर। तो ये वैल्यू निकल के आ गई प्रेशर की, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेशर। तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या, के इंटू गामा एच, के ए गामा इंटू एच, ये लिख सकते हैं कि नहीं। चलो सेम कहानी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जेड, देखो जेड एट पॉइंट ए पे कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 लिखो। यहाँ पे कितना है, के पी, बी पॉइंट पे के पी इंटू गामा एच है, इसको दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि एक्टिव प्रेशर से पैसिव क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये डायग्राम भी मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा समझने के लिए। तो देख सकते हो इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज के पी इंटू गामा इंटू एच। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाए। दिस इज पैसिव अर्थ प्रेशर, दिस इज पैसिव अर्थ प्रेशर। अब इस प्रेशर का एक रिजल्टेंट काम करेगा। रिजल्टेंट कहाँ पे काम करेगा, इसका वहाँ पे काम करता है। ट्रायंगल डायग्राम बना प्रेशर का, इस ट्रायंगुलर डायग्राम का जो टोटल प्रेशर होगा वो मान लेते हैं दिस इज हाउ मच। ये टोटल प्रेशर लाइन है, सपोज दैट पी ए, ये एक्टिव है, ये जो केस है दिस इज
दिस इज पैसिव, और इसकी वैल्यू मैंने मार्क किया जेड बार, इसकी वैल्यू को भी मैंने मार्क किया जेड बार। ये वैल्यू कितनी निकल के आती? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बताओ बेस से कितना होता है? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है बेस से h/3 पे होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट आप कहाँ पे लगा सकते हो? FM में लगा सकते हो, फ्लूइड में। ये वाटर बॉडी होते तो K ना होता, सीधे गामा W इंटू H होता। यहाँ पे भी KP ना होता, गामा W इंटू क्या होता है? H होता। तो वहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो h/3, तो मैं लाइन ऑफ एक्शन लिख सकता हूँ, दिस इज क्या? हाउ मच? h/3, h/3। यहाँ पे भी लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं बात करूँ जेड बार, दिस इज h/3, दिस इज h/3। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ओके? चल, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और करते हैं, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या मेंशन करना है? टोटल प्रेशर। तो टोटल अर्थ प्रेशर, टोटल अर्थ प्रेशर, टोटल अर्थ प्रेशर पर यूनिट लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ रिटेनिंग वॉल। 1 मीटर के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? 1 मीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान ले मेरा रिटेनिंग वॉल 50 मीटर है, तो बाद में जो भी प्रेशर पर मीटर के लिए निकाला होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 50 से कर देंगे। तो बहुत आसानी से चीज़ें आप निकाल सकते हो, ठीक? चल, अब बात करते हैं टोटल कैसे निकलता है। टोटल कैसे बताया था आपको? एरिया अंडर द ट्रायंगुलर डायग्राम ले लीजिए। तो ये कैसे निकलेगा? जो भी इंटेंसिटी है इसका एवरेज प्रेशर ले सकते हो। तो पहला स्टेज है, यहाँ पे मैं एक्टिव मेंशन करता हूँ, एक्टिव स्टेज, दिस इज पैसिव स्टेज, पैसिव स्टेज, ये मेंशन कर दिया। चलो एक काम करो, एक्टिव स्टेज में आप निकाल के बताते हैं क्या होगा, बोलो। या तो आप ट्रायंगुलर डायग्राम का एरिया ले सकते हो, तभी टोटल प्रेशर पता चलेगा। तो टोटल प्रेशर कैसे पता चलेगा? या तो एवरेज ले लो। तो एक काम करते हैं, इसका एरिया ले लेते हैं। तो दिस इज एरिया ऑफ, दिस इज एरिया ऑफ डायग्राम, या ऐसा डायरेक्टली लिख देते हैं, दिस इज PA इक्वल टू 1/2 K इंटू गामा इंटू H, ओके, प्लस 0 कर सकते हो, एवरेज प्रेशर ले रहे हैं। अच्छा, इंटू एरिया क्या लिखोगे? H इंटू 1। तो ये जो प्रेशर इस पे वॉल पे काम कर रहा है, तो इसकी हाइट क्या है? H है, और अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। तो इसके नॉर्मल कितना काम कर रहा है वो आपको निकल जाएगा। तो क्या लिख सकते हो? 1/2 समथिंग स्क्वायर। पैसिव में लिखना होगा तो PP लिखोगे, टोटल प्रेशर 1/2 KP इंटू गामा इंटू H, ब्रैकेट में H इंटू 1। तो इस तरीके से आपका प्रेशर निकल के आ गया PA इक्वल टू 1/2 KA गामा इंटू H स्क्वायर, ये निकल के आ गया। और PP की जो वैल्यू निकल के आ गई, दिस इज 1/2 KP इंटू गामा इंटू H स्क्वायर। इसकी यूनिट अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसकी यूनिट जो आती है वो आती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो मैं यूनिट का दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो स्मॉल PA की यूनिट देखना, दोनों में अंतर है। इसकी यूनिट अगर देखोगे तो K इंटू गामा इंटू H आएगा। तो देखो इसकी यूनिट क्या, K की कोई यूनिट नहीं होती है, गामा की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। अच्छा, H की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो ये जो आंसर आएगा वो किलो न्यूटन पर किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा। ये क्लियर है? लेकिन यही अगर आपसे कहा जाए PP की यूनिट बताओ, सॉरी PA की यूनिट बताओ, PA लिख दो, PP लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इससे बस हमको समझना है, ये टोटल की बात कर रहे हैं। तो इसकी यूनिट अगर मेरे को लिखना हो तो क्या लिखोगे? 1/2 K इंटू गामा इंटू H स्क्वायर। क्या लिखोगे? इसकी कोई यूनिट होती नहीं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर निकल के क्या आएगा? दिस इज किलो न्यूटन पर मीटर। तो ध्यान नहीं, अगर एग्जाम में आपसे यूनिट में पूछा है किलो न्यूटन पर मीटर में, तो समझ जाना ये टोटल प्रेशर की बात कर रहा है। अगर आपको ऑप्शन में यूनिट में किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बोला है तो आप समझ जाइएगा कि आपको वो सिर्फ इंटेंसिटी पूछ रहा है बेस पे। तो इंटेंसिटी आपकी यहाँ पे पूछ रहा है। अगर टोटल प्रेशर की बात करेगा तो आपको यूनिट निकल के आएगी किलो न्यूटन पर मीटर में। ये तो कहानी खत्म हो गई। अब स्टेप 6 पे आते हैं, बेंडिंग मोमेंट अबाउट द बेस। स्टेप 6 बेंडिंग मोमेंट अबाउट बेस।
बेस के अबाउट, क्योंकि देखो होता क्या, बेस के अबाउट क्यों ले रहे हो, क्योंकि इसकी ओवर टर्निंग इसी के अबाउट होगी, क्योंकि ये बेस है, इसी के अबाउट ये इधर उधर जा सकता है, इसलिए बेस के अबाउट लेते हैं। तो क्या होता है, इसको लिखा जा सकता है दिस इज हाउ मच, दिस इज बेंडिंग मोमेंट, डिजाइनिंग बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा क्या, पी ए इंटू जेड बार, ठीक है, पी ए इंटू जेड बार, पी ए की वैल्यू 1/2 के ए गामा इंटू एच स्क्वायर इंटू जेड बार की वैल्यू h/3 लिख सकते हो। तो फार्मूला बन गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा है आपके एग्जाम में, तो इसने सेंट्रॉइड भी पूछा है कि बताओ कितने सेंट्रॉइड पे काम करता है, तो आंसर सीधा क्या होगा, h/3। 4 ऑप्शन बना के देगा, 2h/3 h/3 h/2 ऐसे करके दे देगा, आप खटाक से लगा के आ जाओगे। आपसे बेंडिंग मोमेंट भी पूछेगा तो क्या आएगा आंसर, 1/6 गामा इंटू h³ निकाल के देना होगा, ठीक। चल अच्छा, पीपी की वैल्यू बात करें अगर यहाँ पे तो निकल गया। यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट आपको लिखना हो तो बेंडिंग मोमेंट इस पैसिव के कंडीशन के नीचे आपको लिखना है, दिस इज हाउ मच, दिस इज पीपी इंटू जेड बार लिख दोगे। पीपी की वैल्यू 1/2 के पी गामा इंटू एच, दिस इज h स्क्वायर इंटू h बाई क्या लिख सकते हो 3, तो ये आंसर आएगा 1/6 के पी इंटू गामा इंटू h³ निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे निकल के आएगा 1/6, सॉरी दिस इज 1/6 के ए इंटू गामा इंटू h³। देखिए एक साथ समझाने में ज़्यादा सही रहा, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा लग जाता क्योंकि अलग अलग हम समझाते, तो पहले आप इसको कॉपी करो फिर मैं अगला केस कराता हूँ, ठीक है। तो ये होल थिंग आपके, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आपके निकल जाएंगे। मेंस में भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं, तो आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं। पहले आप इसको लिखो, फिर अगला केस करेंगे सरचार्ज के साथ। अगला केस है सरचार्ज। नेक्स्ट डिस्कशन है, आई होप कि आपने कॉपी किया होगा। क्लियर है, देखो भाई मैं बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना आसानी से बता रहा हूँ, बस आपको सीखना है। एक बार सीख जाओगे तो सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। तो बेसिक से चल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको टॉप पे पहुँचाऊँगा, बस धीरे धीरे सीखना है। चल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, लास्ट केस आज की क्लास का है, उसको कर लेते हैं। इस तरीके से करोगे तो प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगी, इस वजह से बोलता हूँ कि स्टेप्स वाइज क्यों से समझना है, क्योंकि स्टेप्स वाइज में हमको चीज़ें याद रहती हैं। एग्जाम में भी इसी को फॉलो कर सकते हो। अब देखो आरसीसी जब पढ़ते हो, पता है आरसीसी में कहाँ तक पहुँचते हो, 1/6 के इंटू गामा इंटू एच तक तो पहुँच जाते हो। बस इसमें फैक्टर्ड कर देना, 1.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट पता चल जाता है, एएसटी का फार्मूला लगाओ रेनफोर्समेंट निकालने का, और डिजाइनिंग हो जाता है रिटेनिंग वाल। तो रिटेनिंग वाल कुछ नहीं है, जैसे आरसीसी में जो रिटेनिंग वाल पढ़ते हो, अगर सॉइल आपको क्लियर हो जाएगा तो आरसीसी का जो रिटेनिंग वाल है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने रिटेनिंग वाल इसमें आरसीसी में नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको बता देंगे कि रेनफोर्समेंट कहाँ पड़ती है, किस टेंशन साइड में लेते हैं, कंप्रेशन साइड में लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यहीं पे टाइम मिलेगा तो मैं बीच में आपको बता दूंगा कि कहाँ पे रेनफोर्समेंट डालते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि देखो भाई कंक्रीट जो होती है वो टेंशन में कमज़ोर होती है। अब इस रिटेनिंग वाल में आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे टेंशन आता है, कहाँ पे कंप्रेशन आता है, और जहाँ कंप्रेशन आएगा वहाँ तो कंक्रीट फेल नहीं करेगा, और जहाँ पे टेंशन आएगा वहाँ पे कंक्रीट फेल करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ को मैं समझा दूंगा, परेशान मत हो। आपके ऑब्जेक्टिव तक का मैं काम यहाँ पे बता दूंगा कि जो भी आपने आरसीसी में पढ़ा होगा मैं उसके हिसाब से सारी चीज़ों को आपको डील कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं। अब हमारा केस है सरचार्ज के साथ, मतलब अलग से सरचार्ज लगाया गया, उसका केस हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं। आसान है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ध्यान रखिएगा, मैं वाटर टेबल की कहीं पे भी बात नहीं किया हूँ, क्योंकि उसका केस थोड़ा अलग तरीके से डील किया जाता है, इसलिए उसको अभी यहाँ पे मर्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समझ नहीं पाओगे अभी। धीरे धीरे सिखा दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मेरा अगला जो केस निकल के आता है वो निकल के आता है कोहेशन लेस बैकफिल विथ सरचार्ज।
तो दिस इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है केस 2, दिस इज केस 2। केस 2 कह रहा है कोहेशनलेस बैकफिल विथ सरचार्ज, कोहेशनलेस बैकफिल विथ सरचार्ज, बैकफिल विथ सरचार्ज। ध्यान रखिए कि एग्जाम में आपको बताएगा कि सरचार्ज लगा है, ऑप्शन में जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें इसका यूज होता है, और इस सरचार्ज पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो बैकफिल विथ सरचार्ज, सरचार्ज, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये कहानी आपको बता दें। चलो, तो पहले एक काम करते हैं, रिटेनिंग वॉल बना देते हैं, उसके बाद सारी कहानी डील करते हैं, ठीक। चलो, सबसे पहले मैं इसको रिटेनिंग वॉल को यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ठीक है। चलो, इस डायग्राम को थोड़ा दिस इज रिटेनिंग वॉल, ये रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। दिस इज रिटेनिंग वॉल जिसकी हाइट कैपिटल एच ही मान के चलते हैं। अभी एक ही हाइट के लिए डील कर रहे हैं, आगे अभी चेंज होगी कहानी, धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। 2 परतों में भी लेयर हो सकती है जिसकी डेंसिटी अलग अलग होगी, सब केस देखेंगे। चलो, यहाँ पे सरचार्ज लगा है, सरचार्ज को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, दिस इज सरचार्ज, इसकी इंटेंसिटी क्यू मान के चल रहे हैं, दिस इज क्यू। चलो, क्यू इसकी इंटेंसिटी हो गई, दिस इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी आपको बता दिया, ठीक। जैसे यूडीएल लगता है ना, सेम कहानी है, ओके। ये कहानी आपको बता दिया। आगे डील करते हैं। सॉइल का गामा दे रखा है, ये बैकफिल है आपका, दिस इज, ये बैकफिल है, बैकफिल है। चलो, और कुछ दे रखा, इस पॉइंट को मैं डिनोट करता हूँ ए, दिस को पॉइंट डी, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा जेड डेप्थ पे। इससे करने से फायदा रहता है, कभी भी क्वेश्चन में आपको गलत नहीं कर पाओगे, मतलब हर बार सही करके आओगे, क्योंकि ये जेड डेप्थ पे मानने से हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि कहाँ पे मानना है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, मैं डायग्राम को ड्रा कर रहा हूँ, ये तो आपका एक्टिव का बना देते हैं, और यहाँ पे मैं पैसिव का बना देता हूँ, दिस इज पैसिव। तो एक स्टेज हो जाएगी एक्टिव की, दूसरी हो जाएगी पैसिव की। तो मैं सारी चीज़ों को उधर ड्रा करूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। चलो, एक काम करते हैं, सबसे पहले यहीं से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक्टिव कर देते हैं, पैसिव कर देते हैं, या इधर से स्टार्ट करते हैं, बाद में इधर लिख लेंगे, बेटर रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, दिस इज एक्टिव स्टेज, एक्टिव स्टेज, दूसरी मैंने लिख दिया पैसिव स्टेज, पैसिव स्टेज। क्लियर है? चलो, सबसे पहला काम मैंने स्टेप नंबर 1 क्या था, वर्टिकल स्ट्रेसेस। चलो, सबसे पहला काम करते हैं वर्टिकल स्ट्रेसेस, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखोगे, सिग्मा वी। अभी तक सरचार्ज नहीं था तो सिर्फ क्या लेते थे, गामा इंटू जेड लेते थे। अब की बार आपके पास सरचार्ज भी है, तो इस लेयर पे आप बताओ, इस वाली लेयर पे आपको किस किस का बर्डन दिखेगा, सरचार्ज का बर्डन दिखेगा आपको, और इस जो ये सॉइल मास यहाँ पे फिलअप है इसका आपको बर्डन दिखाई पड़ेगा। इसका बर्डन क्या होगा बोलो, इसका बर्डन होगा गामा इंटू जेड आएगा। ये तो पहले ही डील कर चुके हैं हम टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस में, तो ये बर्डन हो जाएगा गामा इंटू जेड। ध्यान रहे, अभी कोई वाटर टेबल यहाँ पे नहीं है, कोई वाटर टेबल नहीं, क्योंकि वाटर टेबल आएगा तो कंडीशनें बदल जाती हैं। तो अभी हम जो डील कर रहे हैं विदाउट वाटर टेबल डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉइल कैसी है, ड्राई कोहेशनलेस सॉइल आपकी निकल के आ जाती है, या मॉइस्ट बोल सकते हो। ओके, चल, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, दिस इज सरचार्ज की यूनिट क्यू प्लस, अच्छा दिस इज गामा इंटू जेड। ठीक, यहाँ पे भी पैसिव केस में भी कुछ चेंज नहीं होगा, इसको भी वर्टिकल स्ट्रेस को क्या लिखा जा सकता है, दिस इज क्यू प्लस गामा जेड। क्लियर है? चल, स्टेप नंबर 2 पे आओ। स्टेप नंबर 2 पे अगर मैं देखूं, स्टेप नंबर 2 क्या अगला स्टेप था हमारा, दिस इज अगला स्टेप हमारा निकल के आता है,
प्रेशर, दिस इज प्रेशर P एक्टिव क्या होता था, दिस इज KA इंटू सिग्मा वर्टिकल होता था, यही होता था। चलो यहाँ पे पुट करते हैं, दिस इज KA Q प्लस गामा इंटू क्या लिख सकते हो, जेड। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया। ठीक, चल क्लियर है आपको। चल चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको अब यहाँ पे आ जाओ, PP को क्या लिखा जा सकता है, दिस इज हाउ मच, दिस इज KP इंटू सिग्मा वर्टिकल, या ऐसा भी लिख सकते हो KP सिग्मा वर्टिकल आपके पास है Q प्लस गामा इंटू जेड। और अगर लिखना चाहते हो तो PA इजकल टू यहीं पे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो K इंटू Q प्लस KA इंटू गामा जेड। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें पहचानने में आपको। अगले स्टेप में भी PP को क्या लिखा जा सकता है, दिस इज PP इजकल टू मल्टीप्लाई करो KP इंटू Q प्लस KP इंटू गामा इंटू जेड। सिंपल है, बिल्कुल। स्टेप नंबर 3 पे हमने क्या किया था, स्टेप नंबर 3 पे हमने किया था क्या चीज़, बोलो। स्टेप नंबर 3 पे हमने किया था पॉइंट डिनोट किए थे। पॉइंट कौन कौन से, पहला पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट A पे बताओ जेड की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर पॉइंट A पे जेड की वैल्यू 0 है तो यहाँ लिखो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर जेड की वैल्यू मैं 0 पुटअप कर दूँ तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, K इंटू 0 करोगे सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ K इंटू Q। तो इसकी वैल्यू PA की वैल्यू लिख सकते हो, दिस इज क्या, दिस इज K इंटू Q। तो ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे आपको इस इक्वेशन से पुटअप करके दिखा दिया। चल यहाँ पे आ जाओ, दिस इज इस पॉइंट पे भी अगर देखें, पॉइंट A पे देखें तो दिस इज जेड इजकल टू 0। यहाँ पे भी जो PP की वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज हाउ मच, दिस इज PP की वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज KP इंटू Q, ये निकल के आ गया। चल मतलब मेरे को एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे इंटेंसिटी आपको पता चल गई, इस पॉइंट पे A पॉइंट पे, B पॉइंट पे भी पता कर लेंगे अभी, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से। चल अब आते हैं पॉइंट नंबर B पे, पॉइंट B पे आते हैं। ठीक है, पॉइंट B पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्टिकल स्ट्रेस लिखा था मैंने जेड डेप्थ पे लिखा था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एट डेप्थ जेड। तो वर्टिकल स्ट्रेस हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, अपना कंसर्न्ड पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, दिस इज द पॉइंट नंबर 1, इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं। चलो पॉइंट B पे आओ, जेड की वैल्यू कितना लिखोगे, डायग्राम में देखो, A पॉइंट पे जेड की वैल्यू 0 थी, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे B पॉइंट पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्थ की क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे डेप्थ की वैल्यू कैपिटल H हो जाएगी। तो इसको लिख दो भाई, दिस इज कैपिटल H। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा PA इजकल टू, ध्यान से सुनिएगा, PA की अगर मैं Z इजकल टू H की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, कहो तो मैं इक्वेशन लिख भी सकता हूँ, टाइम वेस्ट करना है कोई मतलब नहीं है। तो K इंटू Q तो रहेगा ही रहेगा, प्लस K इंटू गामा इंटू H हो जाएगा। तो दिस इज मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं पुट करके भी दिखा देता हूँ, नीचे वाले स्टेप में दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। PA इंटू इजकल टू K इंटू Q प्लस यहाँ पे K इंटू गामा इंटू H। तो ये लिख सकते हो आप। यहाँ पे आ जाओ पॉइंट B पे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं पॉइंट B इजकल जेड इजकल टू क्या लिख सकते हैं, पॉइंट B पे जेड बराबर H है, तो PP क्या लिखा जा सकता है, PP लिखा जा सकता है, दिस इज KP इंटू Q प्लस KP इंटू गामा इंटू H। आराम से लिख सकते हो। ये तो आपको हो गया, क्या मिल गया, ये आपको मिल गया, यहाँ पे आपको दिस इज इंटेंसिटी मिल गई बेस के ऊपर, तो इंटेंसिटी मिल गई। तो पहले डायग्राम ड्रा करते हैं फिर टोटल निकालते हैं। तो एक काम करो, इस पॉइंट पे इस बार 0 आया, नहीं आया, क्योंकि देखो जेड बराबर पॉइंट A पे जेड बराबर 0 रखने पे PA की वैल्यू 0 नहीं हुई, इस बार कितनी निकल के आई, K इंटू Q निकल के आया। चलो तो यहाँ पे K इंटू ये वैल्यू आपकी कुछ ना कुछ निकल के आएगी, दिस इज K इंटू ये जो इंटेंसिटी है, दिस इज K इंटू दिस इज K इंटू Q, ये निकल जाएगी। अब ये आपको समान एक समान लगेगी, क्योंकि बेस पे ये वैल्यू क्या है, बेस पे वैल्यू देखो कितनी है, जेड बराबर H रखने पे ये वैल्यू आई K इंटू Q प्लस K इंटू गामा H। इसका मतलब है इसकी इंटेंसिटी सेम रहने वाली है, दिस इज सेम, या इसको ऐसे जोड़ सकते हो, क्योंकि बेस पे जो सरचार्ज लगेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, और जो चेंज आएगा वो सिर्फ ये चेंज आएगा, दिस इज चेंज। ये स्ट्रेट लाइन बना है एकदम से, ध्यान रखिएगा, मैंने कोशिश की है कि ये स्ट्रेट लाइन ही बने, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
दिस इज के इंटू क्यू, के इंटू क्यू यहाँ तक की वैल्यू है, और ये है के इंटू गामा एच। ठीक, चलो तो बेस पे इंटेंसिटी समझ में आ गया, के इंटू क्यू था, यहाँ पे ऊपर भी के इंटू है तो के इंटू, तो एक रेक्टेंगल बनेगा बिकॉज बेस पे भी वैल्यू के इंटू क्यू का टर्म आया हुआ है और टॉप पे भी के इंटू के का टर्म आया। तो ये जो वैल्यू लिखी इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, हटाओ इसको, और इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ के इंटू क्यू। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी यूनिट मैं लिख देता हूँ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चल अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर हमारा आता है 4, टोटल प्रेशर की बात करते हैं। स्टेप 4, टोटल अर्थ प्रेशर, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल, इसके बारे में डील करना। ठीक, निकाल सकते हो। अब की बार बताओ, पैसिव का भी बना देता हूँ डायग्राम। पैसिव का भी एक केपी आएगा, ये इंटेंसिटी सीधे आपकी नीचे की तरफ आएगी। दिस इज हाउ मच, दिस इज केपी इंटू क्यू, यहाँ पे भी केपी इंटू क्यू, देख सकते हो, प्रूफ करके दिखा दिया ना, केपी इंटू क्यू, नीचे बेस पे भी केपी इंटू ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे जोड़ सकते हो। दिस इज केपी इंटू गामा इंटू एच, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बनके आ जाएगा। इस तरीके से आपका प्रेशर डायग्राम, ये है आपका प्रेशर डायग्राम। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप कि अब मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अब मेरे को चाहिए इसको भी आगे बढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये पूरा डायग्राम था, इसमें कोई ये नहीं है कि आधा है। चलो, अब इसका रिजल्टेंट हमको चाहिए और टोटल चाहिए। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसका एरिया चाहिए आपको। क्या चाहिए? एरिया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ए मानता हूँ, समझने के लिए बस मानना हो, बाकी कुछ नहीं। इसको बी मानता हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको बी माना, इसको भी मैंने ए माना समझने के लिए, दिस इज़ ए। अभी क्यों ज़रूरत पड़ी अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। इसको बी मान लिया, ये जो इंटेंसिटी है। चलो कैसे, देखो एक ज़रूरत ये है, ये आपको एक ट्रेपोजाइडल बनना है। ठीक है, ट्रेपेजियम बनना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम का फार्मूला लगा सकते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उसकी हाइट लगा सकते हैं। समांतर भुजाएं कौन कौन सी? एक ये समांतर भुजा है, एक ये समांतर। डेप्थ कौन सी हो जाएगी? दिस। तो इसका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। क्या? दिस इज पी ए इज इक्वल टू 1/2, फार्मूला क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी एच इंटू 1, ये लगाया जा सकता है। तो 1/2, ए की वैल्यू बोलो कितनी है? के इंटू क्यू प्लस के इंटू गामा एच प्लस के इंटू क्यू ब्रैकेट में एच इंटू 1। आराम से लिख सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक फंडा ही पता हो। रटने की कोई ज़रूरत नहीं कि इसको याद कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल यार, आपको कुछ भी चेंज करेगा कैसे रट पाओगे? आपको एरिया इसका पता होना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व हमको दे देगा टोटल प्रेशर, तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे काम करेगा। मान लेते हैं रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू हो गई जेड बार। अब आप इस बार h/3 नहीं लिख पाओगे बिकॉज इस बार क्या हो गया, इस बार ट्रेपोजाइडल बन गया, और ट्रेपोजाइडल का सेंट्रॉइड आपका h/3 नहीं होता जो आप पहले लिख लेते थे, वो अब बदलेगा। यहाँ पे मैंने भी लिख देता हूँ, पी की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 आएगी बेस। फिर से वही फार्मूला लगा दो, तो यहाँ पे जो आएगा दिस इज Kp इंटू बेस पे इसकी इंटेंसिटी देखो, Kp इंटू क्यू प्लस Kp इंटू ये आएगा समथिंग, Kp इंटू क्यू प्लस Kp इंटू गामा इंटू एच प्लस ऊपर वाली साइड क्या है? Kp इंटू क्यू, Kp इंटू क्यू ब्रैकेट क्लोज इंटू एच इंटू 1 करोगे, ये हो जाएगा एरिया। और अगर मैं टोटल ये जो एवरेज स्ट्रेस आएगी इसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को टोटल फोर्स या टोटल प्रेशर पता चल जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे आपको निकाल दिया। दैट्स क्लियर। चल अब मेरे को चाहिए क्या, ये तो मैंने बता दिया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन।
लाइन ऑफ एक्शन पता होगा तभी जाकर के बेंडिंग ऑफ मोमेंट पता चल जाएगा। तो मैं इस स्टेप्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको। मैं स्टेप नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 का हेडिंग है लाइन ऑफ एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपने एफएम में भी कर रखा होगा, सोम में भी कर रखा होगा। तो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेपोजाइडल का सेंट्रॉइड निकालने का तरीका सिंपल है। सपोज दैट कि ये ट्रेपोजाइडल है जिसका बेस ये है और ऊपर का साइड छोटा है, कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे भी मानना। इसकी हाइट h मान लेता हूँ कुछ देर के लिए समझने के लिए। इसका डायमेंशन नीचे a हो, इसका b हो, तो मेरे को इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे चाहिए, दिस इज कॉल्ड जेड बार। ये निकालना है हमको है। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको सेंट्रॉइड बेस से चाहिए, कहाँ से चाहिए, बेस से, तो इसका फार्मूला होता है जेड इजकल टू फ्रॉम बेस। जिस साइड से चाहिए उसका सिंगल वैल्यू रहता है a प्लस इसका वैल्यू b है तो 2 टाइम b। जिधर से पूछे उधर सिंगल, हमेशा जिधर से पूछे उधर से सिंगल, तो जहाँ से पूछे वहाँ से सिंगल, दूसरे साइड का 2 टाइम b करो, अच्छा अपान a प्लस b करो इंटू h/3। बस एक ही चीज़ याद रखो, अब आपको ये नहीं याद करने की जरूरत कि 2h/3 होगा, एक साइड से याद करो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। दूसरे साइड से पूछे तो h माइनस कर देना यार, ये जो z भाई दूसरे साइड से अगर आपसे पूछता है तो ये हाइट टोटल कितनी है, h है। अगर मैं z बार को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दूसरे साइड से भी पता चल जाएगा। बट आप 10 जगह से याद मत करो, कन्फ्यूज हो जाते हो। आप एक साइड से याद करो कि आपको मेरे को बेस से बताना है, बेस एक साइड से याद रखो, जिधर से भी बताना हो उधर से हमेशा सिंगल और मल्टीप्लिकेशन हमेशा h/3 ही रखना आपको, ठीक। चल अब तो पता चल गया आपको। अब बताओ मेरे केस में a की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दिया, a की वैल्यू आपके सामने, दिस इज ये वैल्यू है टोटल और b की वैल्यू है kp इंटू दिस। तो हम इसी फार्मूले में लगाएंगे और h बार निकालेंगे। चलो तो मेरे को यहाँ पे लिखना है z बार, तो दिस इज z बार, दिस इज z बार। कैसे लिखूँ बोलो, a प्लस 2b, यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ, a प्लस 2b डिवाइड बाई a प्लस b इंटू h/3। बोलो भाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके सामने रख रखी है क्या, दिस इज ka इंटू क्यू प्लस ka इंटू गामा h। देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ, सॉरी मैं वहाँ का डायग्राम दिखा रहा था, a यहाँ पे भी है, मैं H2 की बात कर रहा हूँ तो H2 का लिखूंगा, k इंटू क्यू प्लस k इंटू गामा h, फिर इधर का वैल्यू आएगा प्लस, देखो ये तो वैल्यू हो गई a की, तो दिस इज a वैल्यू हो गई, प्लस 2 टाइम किसका b, 2 टाइम दिस इज k इंटू गामा, सॉरी दिस इज q। देख सकते हो दिस इज द b की वैल्यू है और इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज 2 टाइम b डिवाइड बाई a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है k इंटू q, रटने की ज़रूरत है नहीं, मैंने पहले भी बताया है, k इंटू गामा h प्लस b की वैल्यू क्या लिखना है, k इंटू h/3 इंटू h/3 कर देना। अब देखो ये सब क्या होता है, कैलकुलेटर जब अलाउ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो होता क्या, ये वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करके मान ले k की वैल्यू sin 30 के लिए लिख लोगे तो 1/3 आ जाएगा, ये सब पता रहता है। इसकी वैल्यू मान ले 50 आ गई, इसकी वैल्यू 20 है, आराम से पुट करना, 50 प्लस 2 टाइम 20 कर देना, डिवाइड बाई करोगे, सब बहुत आसानी से सॉल्व होता है, इतना लिखना भी नहीं पड़ता है, तो वहाँ टाइम बच जाता है। अगर मेरे को यहाँ पे इसके पैसिव के लिए लिखना होगा z बार, तो कुछ नहीं करना, इसी चीज़ को चेंज कर दो, दिस इज kp, ध्यान दीजिएगा दिस इज a प्लस 2b, तो kp इंटू क्यू प्लस kp इंटू गामा इंटू h प्लस 2 टाइम kp इंटू 2 टाइम kp इंटू क्यू, ये लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई, इसको ब्रैकेट लगा दो तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया था, तो दिस इज kp इंटू क्यू प्लस kp इंटू दिस इज हाउ मच गामा h प्लस b सिंगल टाइम है, ध्यान दीजिएगा बेस पे a प्लस b लिखा जाता है, तो यहाँ पे kp इंटू क्या लिख दिया q, ठीक, इंटू h/3 लिख देना। अब आपको चाहिए बेंडिंग मोमेंट, स्टेप 6 में सिखा देता हूँ बेंडिंग मोमेंट। इसको क्या लिखोगे, टोटल प्रेशर एक्टिव जो भी लगा हो इंटू जेड बार लिख देना। अब जेड बार बार लिखोगे तो टाइम वेस्ट होंगे। दूसरा बात, यहाँ पे जब आपको बेंडिंग मोमेंट पैसिव केसर में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, पीपी इंटू जेड बार। अब जेड बार आप निकाल लोगे, वहाँ पे पुट कर देना। हालांकि बेंडिंग मोमेंट नहीं पूछता है, ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं उसमें सिर्फ पूछा है क्या क्या, टोटल अर्थ प्रेशर पूछता है और उसके अलावा इसकी लाइन ऑफ एक्शन पूछता है। इस बार का जो एसएससी जेईई का पेपर था तो उसने क्या पूछा पता है, उसने आपके एग्जाम में 20 नंबर का एक क्वेश्चन बना के दिया, बड़ा अच्छा। उसने इस कंडीशन को एक्टिव की जगह पे रेस्ट कर दिया था, तो कुछ बदलेगा थोड़ी ना।
जो के आप 1 माइनस साइन फाइव अपान 1 प्लस साइन फाइव लिख रहे हो उसको रेस्ट के लिए ले जाओ। रेस्ट के लिए क्या होता है फार्मूला, के नॉट इजकल टू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन, सॉरी के नॉट क्या होता है, अगर ये एक्टिव पूछा था तो के की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव लिख देते, ओके। और के पी की वैल्यू यहाँ क्या लिख देते, 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव। ये लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते, बोलो। तो ये कहानी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। मैं सारी चीज़ों को ऐसे करके लिख देता हूँ। ये समझ लीजिए इधर की चीज़ें अलग हैं, इधर की चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, केपी बता दिया। अगर आपको ये रेस्ट कंडीशन में पूछता, मान लिया रेस्ट कंडीशन में पूछता, तो रेस्ट में अगर पूछता, रेस्ट कंडीशन में पूछता, रेस्ट कंडीशन में पूछता, तो कुछ ना चेंज करते, क्या के नॉट ले लेते सीधे, 1 माइनस क्या होता है साइन फाइव। तो अक्सर बच्चों ने इस बार गलती की है, मतलब एग्जाम में पूछा था, हमेशा एक्टिव पे क्वेश्चन आते थे, इस बार उसने रेस्ट लैंग्वेज चेंज कर दी कि भैया आपको रेस्ट में निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, मान लो 30 डिग्री के लिए निकालते थे, ये 1/3 आता है, इसकी वैल्यू 1/2 आता, तो बस आंसर क्या चेंज होता, यहाँ पे 1/2 का फैक्टर आता है, यहाँ पे 1/2 का आता। तो बस इतना बदलाव हुआ, बाकी बड़ा आसान रहता है। जैसे बताया 20 नंबर का क्वेश्चन पता है यहीं पे खत्म हो गया था। तो 20 नंबर बड़े आसान होते हैं, बहुत। पैसिव भी नहीं पूछा था, सिर्फ एक कंडीशन का पूछा था, ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा था। अब इसी में एक्टिव लगाना हो तो एक्टिव रेस्ट का भी लगाना हो तो एक डायग्राम और बना सकते थे, बस मल्टीप्लाई क्या करना था, के नॉट मल्टीप्लाई करना था, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तो आपका प्रॉब्लम खत्म। तो आप इस तरीके से इसमें कर सकते हो। अब देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही होंगी। अब यही कॉन्सेप्ट अगर आप फ्लूइड में लगाओगे तो फ्लूइड में क्या नहीं होता है, फ्लूइड में वो एक्टिव नहीं होता, के नॉट नहीं होता, के पी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है और वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन एंगल नहीं होता, कोई शेयर नहीं होता। वाटर के अंदर कोई शेयर नहीं होता, बहुत कम निकल के आता है, तो इसलिए उसको निगलेक्ट करते हैं। तो ये है पूरी कहानी। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस इज रिजल्टेंट जो काम करेगा, दिस इज पी पी और दिस इज पी ए, ये हो गया रिजल्टेंट। तो ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। तो नेक्स्ट केस में मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे। ये सारे इसके केस अलग अलग निकल के आते हैं, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे सब कुछ समझ में आ जाए। कुछ है नहीं सीखने को, बस आपको ये 2 स्टेप ध्यान रखने हैं, वर्टिकल कैसे लिखा जाना है और फिर अगली कहानी क्या, बस बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। फिर तो हम z बराबर पुट कर लेंगे, जिस डेप्थ पे निकालना होगा उस डेप्थ पे अपनी डेप्थ चेंज करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अब आज के लिए इतने रखते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाता है। कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आप क्लासेस 1-1 घंटे की कर दो। अब भैया इतना कुछ समझाना होता है, अगर मैं 1 घंटे की क्लास कर दूंगा तो फिर ये सब समझा ही नहीं पाऊंगा। पता चला 1 घंटा समझा, एक केस हुआ। ऐसे तो हम सॉइल के 150 लेक्चर बना देंगे। हमको सिलेबस भी करना है, प्लस समझना भी है, कंटेंट भी अच्छा देना है, सारी चीज़ों को लेके चलना है। इस वजह से टाइम दो इस पर। एक बार में नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे वीडियो देखा करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया करो 10-15 मिनट, उसके बाद देखा करो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। तो ये आपकी माइंड की थोड़ा साइकोलॉजी है, उसको थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। उसको चेंज कर लोगे तो अच्छा कर जाओगे। तो 2 घंटा पढ़ने की आदत डाल लो, इतना ज़्यादा नहीं बर्डन होगा अभी, तो उसको थोड़ा सा आदत डालो। मानते हैं कि बोरिंग लगता है, ठीक है, मेरे को भी भैया 2 घंटा बोलना पड़ता है, मेरे को भी बोरिंग लगता है, मेरा भी मन करता है कि 1 घंटा पढ़ा के निकल जाऊँ, लेकिन नहीं, मेरे को लगता है यार सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर लें और चीज़ें अच्छी बताई जाएं। अब यही सारी चीज़ें पता है गेट स्टूडेंट्स आईएएस स्टूडेंट के लेवल तक डिस्कस होती हैं। किसी का भी नोट्स देख लो, मेडजी आईएएस मास्टर किसी भी कोचिंग का देख लेना, ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में डिस्कस होती हैं और उसी लेवल तक लेकर के आपको जा रहा हूँ। जितना मैं आपको सेंट्रॉइड वगैरह इतना समझाता हूँ, इतना नहीं समझाते लोग, सीधे निकल जाता है, मान लेते कि आपको पता होगा, बट फिर भी मैं बताता हूँ आपको, ताकि भैया एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट मेरी क्लास में उसको समझ में आ जाए। तो ये मेरा पर्पज़ होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।